हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने अपना टियर 1 का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का और अब आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने टियर 2 के एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें हम लोग आज इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के लिए और ये टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर और ग्रामर रहेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है ये और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शेक्सपियर के नाम से ही गोल्डन एज को जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर उस एज के जाने-माने ड्रामेटिस्ट थे। तो शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर से। विलियम शेक्सपियर इज़ नोन एज़ द, किस लिए वो जाने जाते थे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। तो किस लिए वो जाने जाते थे? ऑप्शन ए है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लिए, ऑप्शन बी है नेशनल पोइट, ऑप्शन सी है बार्ड ऑफ एवॉन और ऑप्शन डी है लेक पोइट। किसके लिए वो जाने जाते थे? तो आपका ऑप्शन सी इसका विल बी करेक्ट आंसर। वो जाने जाते थे बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। द एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो कॉल्ड द, फर्स्ट ऑप्शन है रोमांटिक एज, बी है ऑगस्टन एज, सी है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड डी है विक्टोरियन एज। तो हम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर किस एज से रिलेटेड है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट विल बी गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से बताना है कि विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी है द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी है हैमलेट और ऑप्शन डी है एज यू लाइक इट। तो ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ना। ट्रेजेडी की बात अगर कर रहा है वो भी विलियम शेक्सपियर की, तो सबको पता है कि उनके मोस्ट फेमस 4 ही ट्रेजेडी हैं जिसमें कि एक हैमलेट आता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है टू बी और नॉट टू बी। ये एक कोटेशन है, किसके द्वारा बोला गया? इज अ फेमस लाइन फ्रॉम, तो कौन से ट्रेजेडी से लिया गया है ये? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओथेलो, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी हैमलेट और ऑप्शन डी किंग लीयर। तो टू बी और नॉट टू बी कौन कहता है? ये खुद हैमलेट कहते हैं ना, उनके अंकल क्लाउडियस को मारना है कि नहीं मारना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 5 है शेक्सपियर मेनली रोट हिज प्लेस इन, you have 4 options. First one is prose, option B blank verse, option C heroic couplets and option D free verse. So as we know that वो हमेशा blank verse में लिखा करते थे। Option B will be your correct answer, that will be blank verse. Question number 6, blank verse means, blank verse का मतलब क्या होता है? Options are rhymed poetry, option B prose style, option C unrhymed iambic pentameter and option D that is narrative poets. So your answer will be option C अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस का जो टियर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी हो या पीजीटी हो, बात अगर इंग्लिश लिटरेचर की करेंगे तो क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, क्योंकि एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज इन दोनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस दोनों एज से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्शन बनाया है। आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी एम्बिशन, ऑप्शन सी रिवेंज एंड ऑप्शन डी फ्रेंडशिप। तो मैकबेथ जो है किस पर, उसका जो थीम है किस पर बेस्ड है? आपका आंसर हो जाएगा एम्बिशंस पे। उसका एक ही एम्बिशन था ना, महत्वाकांक्षा थी क्या? कि वो किंग को मार करके किंग बने। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओथेलो मेनली डील्स विथ, जो ओथेलो है वो किसके साथ डील करता है? ऑप्शन है फेट, बी है जेलसी, सी है मैजिक एंड टी है पेट्रियोटिज्म। तो एज वी नो दैट कि वो जेलसी का शिकार हो जाता है और अपनी ही वाइफ को मार डालता है। दैट ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि वो जलता है कि मेरी वाइफ का कहीं किसी और के साथ तो चक्कर नहीं है, और इस जेलसी में वो अपनी वाइफ को मार डालता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर?
ये भी अगेन एक लड्डू क्वेश्चन मिला है। तो शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 154 एंड ऑप्शन डी that is 156. So we all are very familiar with this answer. Option C will be your correct answer. 154 sonnets written by Shakespeare. Option C. Question number 10th. Which of the following is Shakespearean comedy? कुछ कॉमेडीज यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया कौन सा है। पहला है कॉमेडी कौन सा है? फर्स्ट वन ऑप्शन ए दैट इज किंग लियर, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड ऑप्शन डी मैकबेथ। So option C will be your correct answer, that is a Midsummer Night's Dream is a comedy. Option C. Now the question number 11. Julius Caesar is a Julius Caesar क्या है? Options are comedy, option B tragedy, option C history play and option D romance. So option C will be your correct answer, that is history play. Question number 12. The Globe Theatre is associated with ग्लोब थिएटर किससे एसोसिएटेड है? बैन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर एंड एडमंड स्पेंसर। तो इसमें सबको पता है कि जो ग्लोब थिएटर है जो जल गया था उसको रिबिल्ड करवाया गया था और ये शेक्सपियर के से रिलेटेड है। दैट ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, विलियम शेक्सपियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. विच प्ले हैज द कैरेक्टर पोर्सिया? पोर्सिया का कैरेक्टर शेक्सपियर के किस ड्रामे से लिया गया है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी मैकबेथ एंड ऑप्शन डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस इसी से लिया गया है पोर्सिया का कैरेक्टर। पोर्सिया, बेसानियो, एंटोनियो इन्हीं के कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14. शेक्सपियर्स लेटर प्लेस आर नॉन एज। शेक्सपियर के जो लेटर्स प्लेस हैं बाद वाले वो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन से ट्रेजिडीज, ऑप्शन बी कॉमेडीज, ऑप्शन सी हिस्ट्रीज एंड ऑप्शन डी रोमांस। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज रोमांसेस। क्वेश्चन नंबर 14. द टेम्पेस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी? जो शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट जिसमें वो एरियल नाम की स्पिरिट होती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि किस कैटेगरी का वो बिलोंग करता है। कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, हिस्ट्री है और रोमांस। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक रोमांस है। किसका किसका रोमांस? तो इसमें रोमांस है फर्डिनेंट का और उसकी प्रोस्पेरो की बेटी, क्या नाम रहता है उसका? उसकी बेटी प्रोस्पेरो की बेटी जिसका नाम मिरांडा रहता है। उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कैलिवियन हो गया, एरियल हो गया और एक होता है वो गोंजालो जो उनकी हेल्प करता है प्रोस्पेरो की। फर्डिनेंट तो लवर है, मिरिंडा और फर्डिनेंट बोथ आर दी लवर्स। फिर अल्फांसो है, एंटोनियो है, ये सब कैरेक्टर किसके हैं? द टेम्पेस्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हु रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम? जब शेक्सपियर का हिस्ट्री लिटरेचर चल रहा था अच्छे से उस समय वहाँ के रूलर कौन थे? कौन वहाँ पर रूल कर रहा था? आपके ऑप्शन है हेनरी 8, ऑप्शन बी है क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, ऑप्शन सी क्वीन विक्टोरिया एंड ऑप्शन डी जेम्स सेकेंड। सो आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। आप लोग आंसर करिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो जब क्वीन एलिजाबेथ का शासन चल रहा था तब शेक्सपियर का वो इंग्लिश लिटरेचर चल रहा था और इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी इनको भी लिटरेचर पे बहुत इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? ओके, यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू टेल दैट विच plays are not related to the Shakespeare. Option A that is Hamlet, option B Macbeth, option C Dr. Faustus and option D King Lear. इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज डॉक्टर फॉस्टस। ये किसके द्वारा लिखा गया आप लोग कमेंट में मुझे लिखेंगे, ठीक है। यही वो प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है और ये किसके द्वारा लिखा गया है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, शेक्सपियर्स प्लेस आर फेमस फॉर देयर पोर्ट्रायल ऑफ। योर ऑप्शंस आर scientific ideas, option B mythology, option C human psychology and option D political theory। ठीक है, तो इनके जो फेमस प्लेज हैं किसको पोर्ट्रेट करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन साइकोलॉजी को ये पोर्ट्रेट करता है। ठीक है, क्योंकि इनके ज़्यादातर ड्रामे हैं और सारे ड्रामों में बढ़िया रोमांस और 4 ही ट्रेजेडी हैं जिनमें दुख दिखाया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेक्सपियर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ, ऑप्शंस आर रोमांटिक पोइट, ऑप्शन बी क्लासिकल पोइट, ऑप्शन सी यूनिवर्सल पोइट एंड ऑप्शन डी वॉर पोइट। बताइए कि शेक्सपियर किस चीज़ को अक्सर डिस्क्राइब करता है? तो शेक्सपियर को जाना ही जाता है उनके रोमांटिक ड्रामेटिस्ट के ये तौर पे उनको जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल पोइट। ऐसा वो लिखते हैं कि उनको सब पसंद करता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, शेक्सपियर मेड द एलिजाबेथन एज। ऑप्शंस आर ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी डिक्लाइनिंग एंड ऑप्शन डी ग्लोरियस। सो व्हाट विल बी योर आंसर? शेक्सपियर मेड द एलिजाबेथन एज को कैसा कर दिया था? वो ग्लोरियस कर दिया था। उसका लिटरेचर, उस वक्त का जो ड्रामा था, लिटरेचर था, वो एकदम जोरों शोरों पे था, एकदम चमक रहा था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लोरियस। जब भी बात शेक्सपियर की आए और गोल्डन एज से रिलेटेड ना हो तो फिर वो शेक्सपियर नहीं। चलिए, ग्लोरियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस एक बार आप लोग देखिए, उसमें एलिजाबेथन एज और जैकोबियन ड्रामा और उसके साथ जो राइटर्स हैं, मैंने सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है और एकदम टू दी पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है और बहुत ही अच्छे हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, यहीं से सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एम्बिशन। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा ऐसा ट्रेजेडी है जो थीम ऑफ एम्बिशन पर बेस्ड है? आपके ऑप्शन है हैमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी मैकबेथ एंड ऑप्शन डी किंग लियर। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। एम्बिशन की बात जब भी आए तो आप लोग तुरंत मैकबेथ पे जाइए, क्योंकि मैकबेथ ऐसा कैरेक्टर था जो एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था। और सबसे ज़्यादा वो लेडी मैकबेथ, उनकी जो वाइफ थी, उनको तो 4th बीच तक कहा गया है इस प्ले में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन शी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेक्सपियर मेनली रोट हिज प्लेस इन विच पोएटिक फॉर्म। कौन से पोएटिक फॉर्म में शेक्सपियर अक्सर अपनी प्लेस को लिखा करता था? आपके ऑप्शन है प्रोज, ऑप्शन बी है फ्री वर्स, ऑप्शन सी है हेरोइक कॉपलेट्स एंड ऑप्शन डी है ब्लैंक वर्स। तो ऐसा कि हम लोग जानते हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखा करता था। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एलिजाबेथन एज इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज मेनली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। तो इसमें किस चीज़ का मेनली ग्रोथ हो रहा था? आपके ऑप्शन है नॉवेल है, एशे है, ड्रामा है और जर्नलिज्म है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ड्रामा, क्योंकि शेक्सपियर को ड्रामेटिस्ट कहा जाता है ना, शेक्सपियर एज अ ग्रेट ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो ड्रामा एकदम ग्रोथ पर था। 24th नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच प्ले राइट popularized blank verse in Elizabethan drama before Shakespeare। शेक्सपियर से पहले ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था एलिजाबेथन ड्रामा में? आपके ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी है थॉमस किड एंड ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर से पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लैंक वर्स को। अब बात करते हैं जैकोबियन की, राइट। जैकोबियन एज के बारे में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैकोबियन एज को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, द जैकोबियन एज इज नेम्ड आफ्टर द रेन ऑफ। किसके शासनकाल के नाम पर जैकोबियन एज का नाम रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, किंग लेयर 8, किंग जेम्स फर्स्ट एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट।
किसके नाम के बाद रखा गया है? आपके आंसर हैं ऑप्शन सी, किंग जेम्स फर्स्ट के शासनकाल के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जैकोबियन ड्रामा इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स ऑप्शंस आर ऑप्टिमिज्म एंड रोमांस, ऑप्शन बी पोस्टोरल ब्यूटी, ऑप्शन डी डार्क रियलिज्म एंड वायलेंस एंड ऑप्शन डी सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। आपको बताना है कि ये जो जैकोबियन ड्रामा है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन से हैं इन चारों ऑप्शन में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्क रियलिज्म एंड वायलेंस के लिए इनको जाना जाता है जैकोबियन एज को। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 विच ड्रामेटिस्ट इज फेमस फॉर रिवेंज ट्रेजिडी इन द जैकोबियन एज। जैकोबियन एज में रिवेंज ट्रेजिडी के लिए किस ड्रामेटिस्ट को जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर, पहला है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी है बेन जॉनसन और ऑप्शन डी है जॉन वेबस्टर। तो रिवेंज ट्रेजिडी के नाम से कौन फेमस है जैकोबियन एज में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज जॉन वेबस्टर को जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एलिजाबेथन ड्रामा फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। एलिजाबेथन ड्रामा जो है किसके रेन में, किसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया था, फैल गया था, एक्सपेंड किया था? आपके आंसर से ऑप्शन है किंग जेम्स वन, ऑप्शन बी है क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन सी है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन सी है किंग चार्ल्स फर्स्ट। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे शेक्सपियर का ड्रामा जो है एक्सपेंड किया था, फेमस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 द स्पिरिट दैट इन्फ्लुएंस्ड एलिजाबेथन ड्रामा वाज। ऑप्शंस आर प्यूरिटनिज्म, ऑप्शन बी रोमांटिसिज्म, ऑप्शन सी रेनाइशा और ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलिज्म। बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रेनाइसेंस, पुनर्जागरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 विच प्ले राइट इज नॉन फॉर डॉक्टर फोस्टर्स। अच्छा, डॉक्टर फोस्टर्स के लिए किस प्ले राइट को में जाना जाता है, किनको जाना जाता है उनके लिए? आपके ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर मार्लो और ऑप्शन डी है थॉमस मिडिल्टन। देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर मार्लो। किसने लिखा है डॉक्टर फोस्टर्स को? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 ब्लैंक वर्स was first effectively used in English drama by। ब्लैंक वर्स को इफेक्टिवली किसने पहली बार यूज किया था इंग्लिश ड्रामा में? ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्लो एंड ऑप्शन डी थॉमस किट्स। सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स को अपने ड्रामा में यूज किया था, आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टोफर मार्लो। शेक्सपियर से भी पहले इन्होंने ही ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश लिटरेचर में। Now the next question, that is 32 which play is an example of Elizabethan tragedy। इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो एलिजाबेथन ट्रेजिडी का एक एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है वॉलपोन, ऑप्शन बी द डचेस ऑफ माल्फी, ऑप्शन सी हैमलेट एंड ऑप्शन डी द एल्केमिस्ट। तो आपको बताना है कि ट्रेजिडी, वो भी एलिजाबेथन ट्रेजिडी का एग्जाम्पल कौन है? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज हैमलेट आता है जो कि ट्रेजिडी में कंसीडर होता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा इज। तो एलिजाबेथन ड्रामा का सबसे मेन विशेषता क्या था? ऑप्शंस आर पेसिमिज्म, ऑप्शन बी ऑप्टिमिज्म एंड वाइटलिटी, ऑप्शन सी डिकेडेंस एंड ऑप्शन डी रियलिज्म ओनली। देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्टिमिज्म एंड वाइटलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 जैकोबियन ड्रामा डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जैकोबियन ड्रामा किनके शासनकाल में डेवलप किया था? ऑप्शंस आर एलिजाबेथन फर्स्ट, ऑप्शन बी किंग जेम्स वन, ऑप्शन सी किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड ऑप्शन डी हेनरी एट। जब भी बात जैकोबियन की आए, आप लोगों को एक कीवर्ड बताती हूँ,
जब भी जैकोबियन वर्ड का जिक्र हो तो जे फॉर जैकोबियन और जे फॉर किंग जेम्स फर्स्ट, ये आप लोग कीवर्ड याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, तो जैकोबियन एज में किसका शासनकाल था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जेम्स फर्स्ट हो जाएगा। हमारे टीचर ने भी हमको ऐसे ही कीवर्ड्स बताए थे, ठीक है, जो कि हम कभी नहीं भूले, आप लोग भी कभी नहीं भूलोगे। जैकोबियन जेम्स फर्स्ट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 35, Jacobean drama is generally marked by options are romantic love, option B pastoral scenes, ऑप्शन डी डार्क रियलिज्म एंड वायलेंस एंड ऑप्शन डी रिलीजियस थीम्स। अभी अभी हमने इसमें बात की थी ना किसके लिए ये जाना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये डार्क रियलिज्म और वायलेंस के लिए जाना जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज विच ड्रामेटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी से कौन कौन सा जो जैकोबियन राइटर रिलेटेड है? ऑप्शन आर क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी जॉन वेबस्टर एंड ऑप्शन डी थॉमस किड। देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर एसोसिएटेड विद जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। अब इसमें देखिए रिवेंज ट्रेजेडी से एक कीवर्ड याद रखिए, रिवेंज से बदला कौन लेता है? तो ये वेबस्टर साहब बदला लेते हैं, ठीक है, बस से बदला, बस से वेबस्टर। 30 नंबर क्वेश्चन है 37, द डचेज ऑफ माल्फी वॉज रिटन बाय। अब ये जो है द डचेज ऑफ माल्फी, ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है जॉन वेबस्टर, ऑप्शन सी है शेक्सपियर और ऑप्शन डी है मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। तो द डचेज ऑफ माल्फी किसके द्वारा लिखा गया है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज जॉन वेबस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक्सेसिव वायलेंस एंड करप्शन आर फीचर्स ऑफ, है ना, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये सारी विशेषताएं किसकी है? आपके ऑप्शन हैं एलिजाबेथन ड्रामा, ऑप्शन बी रोमांटिक ड्रामा, ऑप्शन सी जैकोबियन ड्रामा एंड ऑप्शन डी क्लासिकल ड्रामा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जैकोबियन ड्रामा। ठीक है, बदला कब होता है? बदला बदला तब होगा ना जब बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाएगा, वायलेंस हो रहा है, सब कुछ अति हो जाएगा, तभी आपका क्या है? वायलेंस होगा। ठीक है, तो ये जैकोबियन में इंक्लूड है, ये जैकोबियन ड्रामा आपका आंसर है। 39 है, विच शेक्सपियर प्ले इज अ रिवेंज ट्रेजेडी। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें रिवेंज की बात की गई है? आपके ऑप्शन है मैकबेथ, बी है हैमलेट, ऑप्शन सी है ओथेलो और ऑप्शन डी है किंग लियर। आप लोग जरा अपने माइंड को थोड़ा सा फोर्स डालकर देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है। शेक्सपियर के रिवेंज ट्रेजेडी में कौन सा आ रहा है? क्योंकि शेक्सपियर तो रोमांटिक हैं, रोमांटिक ड्रामेटिस्ट हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा हैमलेट। इसमें रिवेंज लेने की बात हो रही है किसके साथ? अपने ही अंकल क्लाउडियस के साथ, जो क्या है, जो हैमलेट के पिताजी का कातिल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेक्सपियर ट्रेजेडी जनरली एंड इन। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो जनरली कहाँ पर जाकर खत्म होती है? आपके ऑप्शन है मैरिज में, ऑप्शन बी है कॉमिक रिलीफ में, ऑप्शन डी है डेथ ऑफ हीरो और ऑप्शन डी है रिकॉन्सिलेशन। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जब हीरो की डेथ हो जाती है तो कहानी खत्म हो जाती है ना, डेथ ऑफ द हीरो। जैसे आप देखिए मैकबेथ में एंड में सब मर जाता है, उनके फादर किंग किंग का तो पहले ही क्लॉडियस ने मार डाला था, वो जहर कान में डालकर। उसके बाद उनकी माँ पोर्शिया को भी वो तीर लग जाता है पॉइजन वाला। उसके बाद है कि लास्ट में मैकबेथ भी मर जाता है, उसके अंकल क्लॉडियस भी मर जाते हैं। तो ओवरऑल लास्ट में शेक्सपियर के ज़्यादातर ट्रेजेडी में क्या होता है ना, सबकी मौतें हो जाती है। ठीक है, तो डेथ ऑफ द हीरो हो जाता है लास्ट में, जो हीरो होता है हैमलेट, उनकी भी तो डेथ हो जाती है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच शेक्सपियर प्ले बिलोंग टू द रोमांस कैटेगरी। ठीक है, अभी रोमांस की बात कर रहे हैं शेक्सपियर, ये कौन सी उनकी ऐसी प्ले है जो रोमांस से रिलेटेड है? अब आपके ऑप्शन है हैमलेट, ऑप्शन बी है ओथेलो, ऑप्शन सी है मैकबेथ और ऑप्शन डी है द टेम्पेस्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ क्या है, इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, लेकिन इनका जो द टेम्पेस्ट है जिसमें मिरांडा और फर्डिनेंड का लव एंगल दिखाया गया है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोमांस किस में है? द टेम्पेस्ट में। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज
शेक्सपियर्स कॉमेडी यूजुअली एंड विथ, अब बताइए शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है वो कहाँ पर आकर खत्म होती है? आपके ऑप्शन है ट्रेजेडी में, ऑप्शन बी है पनिशमेंट, ऑप्शन सी है मैरिज और रियूनियन, एंड ऑप्शन डी है मॉरल प्रीचिंग। अब बताइए कि उनकी कॉमेडीज कहाँ पर खत्म होती है? इसका भी आंसर आप लोग कॉमेडी में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे मैं इसका आंसर आपको बता के जा रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ज़्यादातर उनके कॉमेडीज में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर फेमस फॉर देयर, किसके लिए शेक्सपियर्स के कैरेक्टर्स हैं, किनके लिए फेमस होते हैं? वो उनके ऑप्शंस हैं आइडियलिज्म, ऑप्शन बी है सिंबोलिज्म, ऑप्शन सी है ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड ऑप्शन डी है पॉलिटिकल आइडियाज। तो जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं वो जनरली किसके लिए फेमस होते हैं? आपके आंसर हो जाएंगे ह्यूमन साइकोलॉजी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच एज फॉलोड द एलिजाबेथन एज, कौन से एज को फॉलो करता है एलिजाबेथन एज? आपके ऑप्शन है विक्टोरियन, ऑप्शन बी है रोमांटिक, ऑप्शन सी है जेकोबियन, और ऑप्शन डी है अगस्टन। तो वो जो एलिजाबेथन एज है वो किसको फॉलो करता है? एलिजाबेथन और जेकोबियन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 45, द टोन ऑफ जेकोबियन ड्रामा कंपेयर टू एलिजाबेथन ड्रामा इज मोर। आपको बताना है कि एलिजाबेथ ड्रामा और जेकोबियन ड्रामा दोनों की तुलना में जो जेकोबियन ड्रामा का टोन ज़्यादा है किसके तरफ? आपके ऑप्शन है होपफुल, ऑप्शन बी है रोमांटिक, ऑप्शन डी है डार्क एंड पेसिमिस्टिक, एंड ऑप्शन डी है कॉमिक। तो किसकी तरफ जेकोबियन एज का झुकाव ज़्यादा है, उस ड्रामा का टोन ज़्यादा है? तो आप लोगों को हमने डिस्कस किया है कि इसमें जेकोबियन एज का जो टोन है वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि डार्क है और पेसिमिस्टिक है, इसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज नॉन फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए किसको जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर शेक्सपियर, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मार्लो, एंड ऑप्शन डी वेबस्टर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए कौन फेमस है बताइए? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज बेन जॉनसन। कौन हो जाएगा? बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 47, विच थिएटर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ एलिजाबेथन ड्रामा। ठीक है, एलिजाबेथन ड्रामा से पूछ रहा है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। कह रहा है कि कौन सा जो थिएटर है वो एलिजाबेथन ड्रामा से क्लोजली एसोसिएटेड है, संबंधित है? आपके ऑप्शन है रोज थिएटर, ऑप्शन बी है फॉर्चून थिएटर, ऑप्शन सी है ग्लोब थिएटर, एंड ऑप्शन डी है ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। तो इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि शेक्सपियर का जो थिएटर था बड़ा ही फेमस थिएटर था उनका, और वो था ग्लोब थिएटर। ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गया? क्योंकि इसमें आग लग गई थी। इतने बड़े थिएटर में जब हेनरी 8 का कैरेक्टर प्ले हो रहा था, ड्रामा प्ले हो रहा था, उसी समय इसमें आग लग गई थी इस थिएटर में। ठीक है? इसको फिर 1 साल के बाद पुनः रिबिल्ड करवाया गया था। इसीलिए ये ग्लोब थिएटर जो है कि इतना फेमस हो गया है। चलिए आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज सेइंग दैट जैकोबियन ड्रामा रिफ्लेक्ट्स सोशल करप्शन एंड, जो जैकोबियन ड्रामा है वो सोशल करप्शन के साथ और किसको रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है आइडियलिज्म को, ऑप्शन बी है मोरल सर्टेनिटी को, ऑप्शन सी है मोरल एम्बिग्यूटी को, एंड ऑप्शन डी है रिलीजियस फेथ को। तो इसके साथ किसको वो रिफ्लेक्ट करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोरल एम्बिग्यूटी को वो रिफ्लेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, मोरल एम्बिग्यूटी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच प्ले विच प्ले राइट कनेक्ट्स एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा। कौन सा प्ले राइट है जो दोनों एज को कनेक्ट करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर, एंड ऑप्शन डी है जॉन वेबस्टर। अब बताइए कि ऐसा कौन सा प्ले राइट है जो दोनों एज को कवर करता है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है विलियम शेक्सपियर। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1564 है, लेकिन जो डेथ ऑफ डेट है वो 1660 है। इट मीन्स कि ये दोनों एज में इनका पैर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा कौन? विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन शी विल बी योर करेक्ट आंसर, विलियम शेक्सपियर।
क्वेश्चन नंबर 40, रिवेंज ट्रेजेडी बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द, जो रिवेंज ट्रेजेडी है उसके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा समय रहा है? आपके ऑप्शन से एलिजाबेथन एज है, ऑप्शन बी रोमांटिक एज, ऑप्शन सी जैकोबियन एज और ऑप्शन डी है विक्टोरियन एज। अब आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। रिवेंज ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है? जैकोबियन एज से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज जैकोबियन एज। मेन पर्पस ब्रीफली। सेकंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर शोज द राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन? फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में राइटर का नाम और डेजिग्नेशन शो करता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है हेडिंग, बी है सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन सी है बॉडी एंड ऑप्शन डी है इंक्लूजर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट विल बी सब्सक्रिप्शन पार्ट में आपका डेजिग्नेशन यानी कि लिखने वाले का नाम और उनका पद शो करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द सब्जेक्ट रिटन इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आफ्टर द सॉलिटेशन, ऑप्शन बी बिफोर द हेडिंग, ऑप्शन सी आफ्टर द एड्रेस एंड डेट एंड ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ द लेटर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी आफ्टर द एड्रेस एंड डेट। ठीक है, तो डेट और एड्रेस के नीचे लिखा जाता है क्या? सब्जेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक योर सिंसियरली और योर फेथफुली? तो एक फॉर्मल लेटर में कहता है कि किस पार्ट में आपका ये लिखा जाता है योर सिंसियरली या योर फेथफुली? तो कहाँ पर लिखा जाता है एक लेटर में? आपके ऑप्शन हैं सैल्यूटेशन, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है इंक्लूजर। तो हम लोग लास्ट में ये सब लिखते हैं ना, योर सिंसियरली, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनक्लोजर इन अ फॉर्मल लेटर? एक फॉर्मल लेटर में इनक्लोजर का क्या पर्पस होता है? आपके ऑप्शन है टू ग्रीट द रिसीवर, टू एक्सप्लेन द टॉपिक, टू मेंशन अटैच डॉक्यूमेंट्स एंड ऑप्शन डी टू क्लोज द लेटर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू मेंशन अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर कंटेन्स द सेंडर्स एड्रेस एंड डेट? फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में ये शामिल किया रहता है सेंडर का नाम और उसका एड्रेस डेट के साथ? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है हेडिंग, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है सैल्यूटेशन। तो किस पार्ट में होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडिंग में ही होता है एड्रेस और डेट। क्वेश्चन नंबर 7, which part of a formal letter is written to address the receiver respectfully? तो फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है बॉडी में, ऑप्शन बी है इनक्लोजर में, ऑप्शन सी है सैल्यूटेशन और ऑप्शन डी है सब्सक्रिप्शन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैल्यूटेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा कि पता नहीं सारे क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे हैं, सारे ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं इसमें से कौन सा है। तो आप लोग इसको इजी वे में ना लें, इसका रिवीजन करें। आई होप कि वन टाइम रिवीजन सफिशिएंट है। सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो न्यू है। लेकिन हाँ, एट अ टाइम माइंड में सडनली नहीं आता है, खास करके जब एग्जाम का प्रेशर माइंड में होता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट शुड बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर द सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर? सॉल्यूटेशन के ठीक बाद तुरंत ही फॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है? ऑप्शन आर सब्जेक्ट, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी डेट एंड ऑप्शन डी इंक्लूजर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बॉडी। सैल्यूटेशन के तुरंत बाद हम लोग क्या लिखते हैं? तो हम लोग अब उसका बॉडी लिखते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, जिस चीज़ के लिए हम वो लेटर लिख रहे हैं, उसका बॉडी स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फॉर्मल लेटर इफ द सैल्यूटेशन इज डियर सर or dear Mr. Sharma,
द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इज। अगर किसी भी फॉर्मल लेटर में हम जैसे उनको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसमें उनका नाम है डियर शर्मा, मिस्टर शर्मा, ऐसा कुछ अगर नाम है तो नाम के साथ करेक्ट सब्सक्रिप्शन क्या डालेंगे? तो आपका ऑप्शंस है योर्स फेथफुली, ऑप्शन बी है योर्स सिंसियरली, ऑप्शन सी है विथ रिगार्ड्स एंड ऑप्शन डी है लविंगली। तो जब हम लोग किसी जाना पहचाना इंसान को लेटर लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? योर सिंसियरली। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, योर सिंसियरली। क्वेश्चन नंबर 10, in a formal letter which subscription is most appropriate while writing to an unknown person? फॉर्मल लेटर में मोस्ट एप्रोप्रिएट जब हम किसी अननोन पर्सन को लेटर लिखते हैं तब हम सब्सक्रिप्शन कैसे लिखते हैं? आपकी चार ऑप्शंस हैं योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली एंड बेस्ट विशेस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योर फेथफुली। आप लोग इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करिए, क्योंकि जब हम किसी जाना पहचाना किसी डेफिनेट पर्सन को लिखते हैं तो हम लोग सिंसियरली लिखते हैं, और जब हम लोग किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं तो हम लोग फेथफुली लिखते हैं। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, योर फेथफुली। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर शुड द सब्जेक्ट लाइन बी प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर? सब्जेक्ट लाइन हम लोग फॉर्मल लेटर में कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ लिखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आफ्टर द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद। ऑप्शन बी है बिफोर द हेडिंग, क्या हेडिंग के बाद लिखते हैं? ऑप्शन सी है आफ्टर द एड्रेस एंड डेट, एंड ऑप्शन डी है एट द एंड ऑफ द लेटर। तो सब्जेक्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं? एंड पे तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं? सैल्यूटेशन से आफ्टर द एड्रेस एंड डेट के पहले लिखते हैं, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन फॉर अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए? ऑप्शन से आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी दिस लेटर इज अबाउट माई प्रॉब्लम, ऑप्शन सी रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, एंड ऑप्शन डी आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। तो सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। आपके ऑप्शन से रिक्वेस्ट फॉर अ लीव ड्यू टू इलनेस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ ईमेल, एक ईमेल में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? आप लोग देखते हैं कि ईमेल में जैसे लिखा होता है ना टू, किसको लिख रहे हैं, फिर लिखा होता है कार्बन कॉपी सीसी, और फिर उसके बाद लिखा होता है बीसीसी। तो इस बीसीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है क्या होता है? तो आपके ऑप्शन से बिजनेस कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है बेसिक कम्युनिकेशन कोड, ऑप्शन डी है ब्लैक कार्बन कॉपी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का क्या होता है? कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बीसीसी इन एन ईमेल? एक ईमेल में बीसीसी का मेन पर्पस क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं टू सेंड अ कॉपी ओपनली टू ऑल रिसिपिएंट, ऑप्शन बी है टू हाइड रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस फ्रॉम अदर्स, क्या दूसरे लोगों से उस खास किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं तो बाकी लोगों से उसको हम हाइड कर लेते हैं, सबको नहीं दिखाना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है। ऑप्शन सी कह रहा है टू मार्क द ईमेल एज अर्जेंट, अर्जेंट के लिए मार्क करता है क्या? और ऑप्शन डी है टू अटैच, फाइल को अटैच करता है क्या? नहीं। तो हम लोग बीसीसी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग किसी खास पर्सन को भेजते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, किसी खास व्यक्ति को भेज रहे हैं, सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ईमेल फील्ड इज यूज्ड व्हेन द रिसिपिएंट शुड नो हु एल्स रिसीव्ड द मेल? जब रिसिपिएंट पता करना चाहता है कि मेल किसे मिला है, तब हम किस ईमेल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बीसीसी, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है सीसी, एंड ऑप्शन डी है अटैचमेंट। हम लोग सीसी का यूज करते हैं ये जानने के लिए कि मेल किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ सीसी इन ईमेल कम्युनिकेशन? तो कौन सा करेक्ट एक्सपेंशन है सीसी के मैटर में? आपके ऑप्शन है क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी है कार्बन कॉपी,
ऑप्शन सी है कॉमन कॉपी और ऑप्शन सी है सेंट्रल कम्युनिकेशन। सीसी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया सीसी का मतलब होता है ऑप्शन बी कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल। ठीक है, कह रहा है कि एक फॉर्मल ईमेल में किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं प्रॉपर ग्रीटिंग्स को, ऑप्शन बी है क्लियर सब्जेक्ट लाइन को, ऑप्शन सी है यूज ऑफ इमोजी एंड स्लैंग्स को, एंड ऑप्शन डी है प्रोफेशनल क्लोजिंग को। तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? बढ़िया सा सवाल है, आप लोग देख सकते हो। तो हमें फालतू का ये जो इमोजी और स्लैग्स है ना, ये नहीं ऐड करना चाहिए ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इमोजी वगैरह ईमेल में काम नहीं करना है, ये दोस्तों के साथ ही सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि विच ऑप्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल ईमेल राइटिंग। ठीक है, किसी भी एक फॉर्मल ईमेल जब हम लिखते हैं तो कौन सा शब्द है जो यहाँ पे, कौन सा है जो हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। आपके ऑप्शन हैं पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, एकदम इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी है प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर, ऑप्शन सी है यूज ऑफ शॉर्ट टर्म्स यू एंड प्लीज, एंड ऑप्शन डी है क्लियर एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट। आपका देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, एकदम पोलाइट और फॉर्मल लैंग्वेज एकदम होना ही चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर होना ही चाहिए, क्लियर और रेलिवेंट तो होना ही चाहिए, नहीं तो बंदा समझ नहीं पाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आप इसमें जैसे यू के लिए यू, प्लीज़ के लिए पीएलएस, ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को हम अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। इसमें ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अ मेमो इज जनरली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। मेमो किसके लिए, किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आप देखते होंगे ना, बहुत आप लोग में से बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल एक ही चीज़ की धमकी देता है, ठीक से काम करो नहीं तो मेमो दे देंगे। ठीक है ना, काफ़ी बार ये धमकी प्रिंसिपल के द्वारा नॉर्मल टीचर को सुनाया जाता है कि मेमो दे देंगे। तो ये मेमो क्या होता है इसमें? आपके ऑप्शन से कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स, ऑप्शन बी है इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन सी है लीगल कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज, एंड ऑप्शन डी है पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स। नहीं, ये होता है जब प्रिंसिपल किसी टीचर को मेमो दे देता है ना, तो उसको क्या होता है ना, ऊंचे अधिकारियों के साथ बैठाकर एकदम टू दी पॉइंट बात करना है, ड्यूटी करना है कि नहीं करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसलिए टीचर्स जो हैं स्कूल में किसी भी काम के लिए ना नहीं कर सकता है, उसको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारा जितना भी एकेडमिक वर्क है वो करना होता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ मेमो। तो मेमो का जो होता है की फीचर्स क्या होता है। आपके ऑप्शन है पर्सनल एंड इनफॉर्मल टोन, ऑप्शन बी है यूज्ड मेनली फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है शॉर्ट क्लियर एंड टू द पॉइंट, एंड ऑप्शन डी है रिटर्न ओनली फॉर लीगल पर्पस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है यूज्ड मेनली, शॉर्ट कम शब्दों में, क्लियर बात करो, टू दी पॉइंट बात करता है कि काम करना है कि नहीं करना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेमो का यही की फीचर है। ठीक है, शॉर्ट क्लियर एंड टू दी पॉइंट बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच एलिमेंट इज यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन अ मेमो। तो मेमो में क्या हो, यूजुअली जो है कि इंक्लूड नहीं होता, कौन सा एलिमेंट। आपके ऑप्शन है डेट, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड ऑप्शन डी है मैसेज बॉडी। इसमें आंसर सी हो जाएगा कि जब कोई ऊंचा पदाधिकारी आपको मेमो देता है तो आपको यहाँ से सैल्यूटेशन, हेलो, गुड मॉर्निंग ये सब नहीं बोलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वाई आर मेमोज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लेटर। मेमो जो है वो फॉर्मल लेटर से डिफरेंट क्यों है और कैसे है। सो मेमोज आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है मेमोज ऑलवेज इंक्लूड्स ग्रीटिंग्स, ऑप्शन सी है मेमोज आर ब्रीफ एंड यूजुअली omit salutations, एंड ऑप्शन डी है मेमोज आर रिटन ओनली फॉर लीगल पर्पस। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मेमो आर ब्राइफ एंड यूजुअली omit सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ सीधा बात करता है।
वो आपको हेलो हाय नहीं करने आया है, वो टू द पॉइंट बात करने आता है। इन अ फॉर्मल नोटिस द हेडिंग इज यूजुअली रिटन इन। फॉर्मल नोटिस में हेडिंग कैसे लिखते हैं? आपके ऑप्शन हैं इटैलिक लेटर्स में, ऑप्शन बी है स्मॉल लेटर्स में, ऑप्शन सी है कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में, या ऑप्शन डी है हैंड रिटन कर्सिव में। नहीं, जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो आप सभी को पता है हम लोग कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं नोटिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्लॉक लेटर में नोटिस लिखते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपलसरी एलिमेंट ऑफ अ फॉर्मल नोटिस। तो सबसे कंपलसरी एलिमेंट क्या होता है एक फॉर्मल नोटिस में? आपके ऑप्शंस हैं सैल्यूटेशन, ऑप्शन बी है बॉडी विथ कंप्लीट डिटेल्स, ऑप्शन सी है लॉन्ग एक्सपेंशन, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, एंड ऑप्शन डी है पर्सनल ओपिनियन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी विथ कंप्लीट डिटेल। किसके लिए कंपलसरी एलिमेंट के तौर पे क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन बी, बॉडी विथ कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ अ फॉर्मल स्कूल और ऑफिस नोटिस। किसी भी नोटिस का जो एक होता है फॉर्मल लेंथ क्या होना चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए एक नोटिस को? तो आपके ऑप्शन हैं 100 to 150 वर्ड्स, ऑप्शन बी कह रहा है अबाउट 50 वर्ड्स, ऑप्शन सी है 200 वर्ड्स, एंड ऑप्शन डी है नो फिक्स्ड लिमिट, जितना चाहे उतना लिख दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर है कि विद इन 50 वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन अ नोटिस। तो 50 शब्दों के बीच में ही आपको लिखना होता है नोटिस, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, टू द पॉइंट बात करता है। अगला है वाई शुड अ नोटिस बी ब्राइव एंड टू द पॉइंट। तो नोटिस को टू द पॉइंट क्यों होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं टू मेक इट लुक फॉर्मल, ऑप्शन बी है टू सेव पेपर, ऑप्शन सी है टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली, एंड ऑप्शन डी है बिकॉज लॉन्ग नोटिसेस आर नॉट अलाउड। हाँ ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है नोटिस को एकदम ब्राइव और टू द पॉइंट होना चाहिए। क्यों? तो टू मेक अ लुक फॉर्मल नहीं, पेज बचाने के लिए भी नहीं, आपका लॉन्ग नोटिस को अलाउ नहीं किया है इसके लिए भी नहीं। तो क्या होता है कि उसको कन्वे करना है, मेन इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं, जल्दी से क्विकली और क्लियर होना चाहिए। ये है आपका ऑप्शन सी आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन अ फॉर्मल नोटिस व्हाट डिटेल्स आर रिटन एट द बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मल जो नोटिस होता है उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, कौन सा डिटेल लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑप्शन बी है डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल, एंड ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स। तो बॉटम लेफ्ट में क्या लिखा जाता है? डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एट द एंड ऑफ अ फॉर्मल नोटिस। ठीक है, लास्ट में फॉर्मल नोटिस के लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? आपके ऑप्शन है सब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन बी है सैल्यूटेशन, ऑप्शन सी है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर, एंड ऑप्शन डी है डेट एंड हेडिंग। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं एंड में? नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच पर्सन अ फॉर्मल रिपोर्ट जनरली रिटन। अब हम लोग रिपोर्ट से सवाल करेंगे। अब आपके सवाल फॉर्मल रिपोर्ट से है। इन विच पर्सन अ फॉर्मल रिपोर्ट जनरली रिटन। ठीक है, तो रिपोर्ट किस लैंग्वेज में लिखा जाता है आपको बता रहा है। क्या फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, आई वी के साथ यूज करते हैं, क्या सेकंड पर्सन यू, या फिर थर्ड पर्सन इट और दे, या फिर इम्पेरेटिव मूड में लिखते हैं? तो रिपोर्ट को जनरली किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड पर्सन। इट और दे के सेंस में हम लोग लिखते हैं, थर्ड पर्सन के सेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। तो फॉर्मल रिपोर्ट का की फीचर क्या होना चाहिए? सो योर ऑप्शंस आर पर्सनल ओपिनियन एंड इमोशंस, ऑप्शन बी इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, and option C objective, factual and impersonal tone,
Option D है use of slang words. So your correct answer will be option C, that is objective, factual and impersonal tone में होना चाहिए. Question number 31. A feasibility report mainly helps an organization to decide whether a project should be. Feasibility का क्या मतलब होता है? तो होता है किसी व्यवहारिक पत्र जो कहते हैं, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक पत्र जिसको कहते हैं उसको हम लोग फिजिबिलिटी कहते हैं. तो ये जो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेनली हेल्प्स, किस चीज़ में हेल्प करता है? आपके ऑप्शन हैं सेलिब्रेट पब्लिकली, ऑप्शन बी है इग्नोर्ड कम्प्लीटली, ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेड और नॉट, एंड ऑप्शन डी है एडवर्टिज्ड वाइडली. सो योर करेक्ट आंसर विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट. Option C will be your correct answer. Question number 32. Which of the following aspect is usually examined in a feasibility report? आपसे पूछ रहा है कि feasibility report में आमतौर पर किस एस्पेक्ट की जांच होती है, किस पहलू की जांच की जाती है इसमें? आपके ऑप्शन है इमोशनल इम्पैक्ट, ऑप्शन बी है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल विएबिलिटी, ऑप्शन सी है पर्सनल ओपिनियंस एंड ऑप्शन डी है लिटरेरी क्वालिटी. तो इमोशनल इम्पैक्ट की जांच नहीं होगी, पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए आपका और लिटरेरी क्वालिटी भी नहीं चाहिए. तो उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की जांच होती है कि ये टेक्निकली और फाइनेंशियली एबिलिटी है कि नहीं है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इसकी जांच होती है, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर जनरली रिटन इन विच टेंस. तो मिनट जो होता है किस टेंस में लिखा जाता है, आपसे पूछ रहा है. किसी भी मीटिंग का मिनट्स किस टेंस में लिखा जाता है? आपके ऑप्शन से फ्यूचर टेंस, ऑप्शन बी है पास्ट टेंस, ऑप्शन सी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑप्शन डी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये किस टेंस में लिखा जाता है? ये जनरली पास्ट टेंस में लिखा जाता है. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. किसी भी मीटिंग का मिनट्स पास्ट टेंस में लिखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग. तो ये जो मिनट लिखा जाता है इसका मेन पर्पस क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं टू एंटरटेन द पार्टिसिपेंट, ऑप्शन बी है टू रिकॉर्ड डिसीजंस एंड डिस्कशंस ऑफिशियली, ऑप्शन सी है टू एडवर्टाइज फ्यूचर इवेंट्स एंड टू ऑप्शन डी है टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस. उसको कोई मतलब नहीं है टू एंटरटेनमेंट पार्टिसिपेट. किसी भी पार्टिसिपेंट को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए मिनट नहीं लिखा जाता है, ना ही इसको एडवर्टीजमेंट से मतलब है और ना ही उसका पर्सनल ओपिनियन चाहिए. वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है डिसीजंस को और डिस्कशन जो ऑफिशियली किया जाता है. तो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का. क्वेश्चन नंबर 35. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द मिनट्स ड्यूरिंग अ मीटिंग. तो ये जो मिनट होता है किसी भी मीटिंग में, इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये पूछ रहा है आपसे. कह रहे हैं ऑप्शन ए है द चेयरमैन, ऑप्शन बी है द सेक्रेटरी और रिपोर्टर, ऑप्शन सी है द गेस्ट स्पीकर एंड ऑप्शन डी है ऑल अटेंडेंट्स. नहीं, ये ना ही चेयरमैन का काम है, ना गेस्ट का काम है, ना अटेंडेंट्स का काम है. ये काम है सेक्रेटरी का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. Question number 36. Which of the following is not the responsibility of the person preparing minutes? आपके ऑप्शंस हैं रिकॉर्डिंग ऑल डिसीजंस एंड एक्शंस, ऑप्शन बी है नथिंग द नेम ऑफ द अटेंडीज, ऑप्शन सी है एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियंस अबाउट डिस्कशन, ऑप्शन डी है समराइजिंग डिस्कशंस क्लियरली. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन अबाउट डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. एक सेंटेंस दिया है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है. सी रेन क्विकली टू कैच द बस, है ना, वो जल्दी से दौड़ी बस पकड़ने के लिए. तो इसमें आपको बताना है कि ये जो क्विकली वर्ड है ये क्या है. एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है और नाउन है. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, एक एडवर्ब है. क्विकली क्या है,
बस पकड़ने के लिए दौड़ रही है वो एडवर्ब है क्विकली। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑल्दो इट वाज रेनिंग सो वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया है, फिर से इसमें कहा है कि अगेन एक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है। इसमें फाइंड आउट करिए ऑल्दो क्या है। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने के लिए बाहर चले गए। ठीक है, बताना है कि ये ऑल्दो वर्ड यहाँ पर क्या है। आपके ऑप्शन से कंजंक्शन है क्या? ऑप्शन बी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी है एडवर्ब एंड ऑप्शन डी है प्रोनाउन। तो ऑल्दो वर्ड यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, बेंट की बात कर रहा है, चले गए, बारिश हो रही थी फिर भी चले गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ये कंजंक्शन है, दो वर्ड को जोड़ रहा है। इसमें क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर चले गए, बीच में कॉमा है। ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। एग्जाम में इसी तरह का माइनर मिस्टेक होता है, इसीलिए आप लोग एकदम केयरफुल रहिए। थोड़ा सा के लिए हम लोग एक नंबर आसानी से खो सकते हैं। वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर वन शुड अवॉइड। फॉर्मल लेटर में क्या अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन है यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, नहीं एकदम करना है। ऑप्शन बी है राइटिंग इरेलीवेंट डिटेल्स, ऑप्शन सी है मेंटेनिंग प्रॉपर फॉर्मेट एंड ऑप्शन डी है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। किसको अवॉइड करेंगे? पोलाइट लैंग्वेज का तो यूज करना ही करना रहता है, एकदम नेसेसरी है। मेंटेनिंग प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करना ही करना है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर इरेलीवेंट डिटेल को क्या करना है? अवॉइड करना है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इरेलीवेंट डिटेल नहीं चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन अ बिजनेस रिपोर्ट द राइटर शुड अवॉइड। किसी भी बिजनेस रिपोर्ट में राइटर को क्या अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियंस विदाउट एविडेंस, ऑप्शन सी है यूजिंग चार्ट और टैबलेट tables to support data and option D है organizing content logically। so बिजनेस रिपोर्ट में किस चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन विदाउट एविडेंस। अच्छा, विदाउट एविडेंस, बिना किसी सबूत के हम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं डालेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, वाइल ड्राफ्टिंग एन एसे वन शुड अवॉइड। जब हम ऐसे लिखेंगे तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं कीपिंग सेंटेंस कंसाइज, ऑप्शन बी है रिपीटिंग आइडियाज अननेसेसरली, ऑप्शन डी है यूजिंग क्लियर ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड ऑप्शन डी है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स विथ एग्जांपल्स। सो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो अननेसेसरली आइडिया है उसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अनुमान लगाना होता है वो क्या होता है? किस तरह से आप इसका आंसर करेंगे? आंसर है कि रेफरेंस मीन्स ड्राइंग अ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट यूजिंग क्लूज एंड कॉन्टेक्स्ट रादर देन डायरेक्टली स्टेटेड फैक्ट्स। इट टेस्ट्स अ रीडर्स एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या कहना चाह रहा है कि जो रेफरेंस होता है, इन्फ्रेंस होता है, उसका मतलब होता है अनुमान लगाना। तो कैसे ये जो लॉजिकल कंक्लूजन है, उस लॉजिकल कंक्लूजन को किस तरह से निकालना, डायरेक्टली ना बता करके उनके क्लूज और कॉन्टेक्स्ट को बताया जाता है। डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बताना होता है, जो संकेत वगैरह होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में, उन चीज़ों के जरिए उस चीज़ को पकड़ा जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये टेस्ट रीडर्स एबिलिटी टू रीड बिटवीन दी लाइन्स। तो ये रीडर की छिपी हुई बातों को समझने की जो एबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए इस इन्फ्रेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल लेटर एंड एन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है? सवाल ऐसा भी हो सकता है। इसका आंसर है, अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि फॉर्मल लेटर क्यों लिखा जाता है, तो ये ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है।
फॉलोज अ फिक्स्ड फॉर्मेट, इसमें आप कुछ भी अपने मन का नहीं लिख सकते हैं। वेयर एज एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू द फ्रेंड्स रिलेटिव्स यूजिंग पर्सनल टोन एंड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, और इनफॉर्मल अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को लिखा जाता है, उसमें आप कोई भी अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, घर का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो आप दोनों को समझ में आता है। तो आपने समझ लिया फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का डिफरेंस। अगर सवाल आता है तो इस तरह से आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का सवाल रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए आपको कोई ज़्यादा लेंथी लिखवाने वाला नहीं है। साफ-साफ आपके सिलेबस में लिखा है कि 10 क्वेश्चन्स रहेंगे। ऐसा भी नहीं कहा है कि 40 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स करके रहेगा, चाहे 10 मार्क्स का 1 रहेगा, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि 10 क्वेश्चन्स रहेंगे जो कि आपका 40 मार्क्स का रहेगा। तो 10 क्वेश्चन्स के हिसाब से वही 2-3 मार्क्स के करके डिवाइडेड रहेंगे। अगला है नेम वन मेजर वर्क ऑफ आर के नारायणा एंड मेंशन इट्स थीम ब्रेवली। देखिए आपके 100 नंबर तो आपके अप्लाइड इंग्लिश वाला रहेगा, लेकिन जो 50 मार्क्स रहेगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो आपको लिटरेचर या ग्रामर कहीं से भी मिला करके वो पूछ सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेटर और नोटिस से ही पूछने वाला है, नहीं, वो कहीं से भी पूछ सकता है, लिटरेचर से भी पूछ सकता है, 360 घुमा सकता है। सवाल आपका कह रहा है नेम वन मेजर वर्क ऑफ आर के नारायणा एंड मेंशन इट्स थीम ब्रेवली। आर के नारायणा का एक मेजर वर्क लिखिए और उसकी थीम को भी डिस्क्राइब करिए। देखिए आर के नारायणा की सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट वर्क्स उनका रहा है मालगुडी डेज। बहुत ही फेमस वर्क रहा है मालगुडी डेज। इट इज़ अ मेजर वर्क ऑफ आर के नारायण। इट पोर्ट्रेट्स अ सिंपल लाइफ। इसमें क्या दिखाया गया है, क्या पोर्ट्रेट किया गया, एक सिंपल लाइफ को एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन अ फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाया गया है और उसमें ह्यूमन रिलेशन को बताया गया है। फ़िक्शनल साउथ इंडियन टाउन को उसमें रिलेट किया गया है, उसके साथ दर्शाया गया है चीज़ों को कि कैसे सिंपल लाइफ़ होता है, इस चीज़ को पोर्ट्रेट किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क में आता है मालगुडी डेज़, ये उनकी बहुत ही फ़ेमस नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय न्यू क्रिटिसिज़्म इन लिटरेरी स्टडीज़? ठीक है, तो आपको बताना है कि न्यू क्रिटिसिज़्म लिटरेरी स्टडीज़ में क्या होता है? आंसर है न्यू क्रिटिसिज़्म इज़ अ क्रिटिकल अप्रोच। क्या होता है? क्रिटिसिज्म से ही पता चलता है ना, क्रिटिकल अप्रोच होता है दैट फोकसेस ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ एंड इग्नोरिंग द ऑथर्स इंटेंशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आपको बताया जा रहा है कि क्रिटिकल अप्रोच में क्या होता है, किस पर फोकस किया जाता है, एकदम क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ उस पर फोकस किया जाता है, ऑथर्स के इंटेंशन को उसमें इग्नोर किया जाता है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द टर्म कैथारसिस एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल। आंसर देखिए ये जो टर्म है कैथारसिस, ये एरिस्टोटल ने दिया है इस टर्म को। तो आपसे पूछ रहा है एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने इस टर्म को किस तरह से इस टर्म को यूज किया है वो आपको बताना है। कैथारसिस रेफर्स टू द परगेशन परगेशन ऑफ पिटी एंड फेयर। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन को बताता है ये आपका कैथारसिस एंड एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस व्हाइल वॉचिंग अ ट्रेजेडी लीडिंग ऑफ इमोशनल इटसेल्फ। इस तरह से ये ऑडियंस के लिए एक जो परगेशन होता है, फ़ियर होता है, जैसे कि कोई मूवी में कोई बहुत ही ट्रेजेडी वाला सीन दिखाया जा रहा है, उसके बाद जो ऑडियंस को इमोशनल रिलीफ़ मिलता है, उससे रिलेटेड है कैथारसिस। ये ऑडियंस को एक तरह का रिलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन दिखाने के बाद वाला। नेक्स्ट है डिफाइन ऑटोबायोग्राफी। अब एक सवाल ही दे देगा, कहेगा कि ऑटोबायोग्राफी को डिफाइन करिए, क्या होता है ऑटोबायोग्राफी? सो एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द लाइफ स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज और हर ऑन लाइफ। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, किसी भी पर्सन का उनका खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी होता है, भला बुरा सच झूठ, उनकी खुद की ज़िंदगी का होता है, ज़्यादातर सच ही होता है। एग्जाम्पल जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किनका है, महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटाफोर? अब लिटरेरी टर्म से पूछ लेगा कि मेटाफोर क्या होता है। ठीक है, सो आंसर है मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, जो कि डायरेक्ट कंपेयर करता है दो अनलाइक चीज़ों को जिसमें कोई सिमिलैरिटी ना हो। जैसे एग्जांपल है लाइफ इज अ जर्नी। ठीक है, तो लाइफ को किससे कनेक्ट किया है, एक जर्नी से, कि भाई जिंदगी क्या है, एक यात्रा है, एक ट्रैवलिंग है, एक जर्नी है, चलते जाओ चलते जाओ। नेक्स्ट, व्हाट इज एलिट्रेशन? अगेन एक सवाल आ गया है।
फिगर ऑफ स्पीच से। एलिट्रेशन क्या है? सो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में एक वर्ड आता है कॉन्सोनेंट वर्ड, और वो बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, स्वीट सॉन्ग्स सिंग्स सॉफ्टली, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो स्वीट सॉन्ग सिंग्स सॉफ्टली, तो इसमें आप देख सकते हो एस 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 कंटिन्यू आया है फर्स्ट लेटर, और ये क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटिस? ग्रामर से भी है। मैंने एकदम सटीक आंसर देने की कोशिश की है, जैसा कि आपके सिलेबस में है हूबहू मैंने उसी तरह के सवाल लेकर इसमें मैंने सब कुछ कलेक्ट किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नोटिस? सो आंसर बनेगा क्या? अ नोटिस इज रिटन टू गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कैसा इन्फॉर्मेशन? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ ब्राइव एंड फॉर्मल मैनर में। वहीं बढ़िया से उसको एक फॉर्मल मैनर में देना है, कुछ भी जैसे तैसे नहीं लिखना है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिखना है, क्योंकि वो एटलीस्ट 50 वर्ड्स का ही होता है, तो आप दुनिया जहान की चीज़ें उसमें नहीं लिख सकते हैं। जैसे स्कूल नोटिस अनाउंसिंग एन एग्जामिनेशन, जैसे स्कूल में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए नोटिस लिख करके नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है कि आपका एग्जाम इतना टू इतना डेट को होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोग्राफी? ठीक है, अगेन एक सवाल है, बायोग्राफी क्या है? वो था ऑटोबायोग्राफी। हम लोगों ने एक सवाल अभी पिछले में पढ़ा है कि एक ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो वो होता है खुद के बारे में लिखना किसी पर्सन का। लेकिन बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। इसमें क्या होता है? बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है आपके बारे में। जैसे आपकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो कोई और लिख रहा है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जैसे कि आपने खुद अपने लिए अपने बारे में लिखा है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये आपके बारे में कोई और लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाई हेलन केलर, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे बारे में किसने लिखा है? हेलन केलर। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगला सवाल है, व्हाट इज एन ईडियम? ईडियम क्या होता है, अब आपको बताना है। आंसर है, एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। कि भाई जो लिटरल मीनिंग है ना, उसके मीनिंग से वो डिफर होता है, डिफर करता है, क्योंकि आपको सडनली से समझ में नहीं आएगा, है ना। इडियम मीन्स होता है मुहावरा। तो मुहावरा जैसे कहते हैं ना कि बहुत तरह के मुहावरे होते हैं। जैसे होता है कि किसी को आंख दिखाना, मतलब डराना। तो लिटरल मीनिंग उसका छुपा रहता है, और डिफरेंट वे में उसको बोला जाता है। एन एग्जाम्पल है क्या? अ पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग वेरी इजी। कभी कभी कोई कहता है ना कि दिस इज वेरी इजी वर्क, अ पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत इजी काम है, मैं कर लूंगा। एक और एग्जाम्पल है, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। ये भी एक तरह का इडियम ही है, जिसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा होना। डिफाइन ट्रेजिडी एज अ लिटरेरी जनरा। अब लिटरेरी जनरा में आपको बताना है कि ट्रेजिडी क्या होता है। जैसे कि आपने देख रखा है, शेक्सपियर के 4 ट्रेजिडी ड्रामा हैं। आंसर है, अ ट्रेजिडी इज सीरियस प्ले दैट एंड्स इन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो। तो ट्रेजिडी क्या होता है? जिसमें सपोज कि कोई ड्रामा चल रहा है, या ऐसा समझिए कि कोई मूवी चल रहा है, और मूवी में क्या हो रहा है ना कि हीरो पिट रहा है। तो जब हीरो पिटता है उसमें, या फिर हीरो की वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जा रही है, दूसरे के साथ उनकी मैरिज हो गई, तो ये एक तरह का क्या है? हीरो का क्या है? वो डाउनफॉल है। या फिर कभी-कभी देखा है आपने, उनकी मौत हो जाती है, अगर हीरो की सडनली गोली लगकर मौत हो गई, ये होता है ट्रेजेडी। ये ड्रामा या फिर मूवी में आप देख सकते हैं। तो ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले दैट एंड्स इन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो। एग्जाम्पल लीजिए, मैकबेथ बाय द शेक्सपियर, ठीक है। तो जो शेक्सपियर में मैकबेथ होता है, हीरो होता है, राजकुमार होता है, एक प्रिंस होता है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है? अल्टीमेटली अपने फादर्स के मर्डरर को ढूँढते-ढूँढते फाइनली वो भी उसका शिकार हो जाता है, और फाइनली उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ट्रेजेडी का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सोनेट? सभी भावी टीचरों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रखा है कि सोनेट क्या होता है। आंसर है, अ सोनेट इज़ 14 लाइन्स पोएम रिटन इन अ फिक्स्ड राइम स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम होता है, जैसे शेक्सपियर का है ए बी, सी डी, ई एफ, और 2 कपलेट होता है जी। ठीक है? तो इस तरह के 14 लाइन्स का पोएम होता है, फिक्स्ड उसमें राइम स्कीम होता है, और एग्ज़ाम्पल में है शेक्सपियर सोनेट 18, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ नरेशन इन ग्रामर? ग्रामर में नरेशन क्या होता है? आंसर है,
नरेशन रेफर्स टू द वे स्पीच इज रिपोर्टेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो नरेशन क्या करता है, वे स्पीच मतलब बोलने के तरीका को जो बताता है, दैट इज वो होता है नरेशन। नरेशन और स्पीच सिमिलर है। कुछ भी जो बोला जाए, समथिंग वी आर स्पोकन, दैट इज स्पीच और दैट इज नरेशन। जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो आपका नरेशन हो जाता है। लेकिन अब बात होता है कि उसको आप कोई डायरेक्ट वे में समझा रहे हैं या उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला डाल करके इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ। ये इनडायरेक्ट है, उसने अपने मुंह से बोल दिया कि भाई मैं थका हुआ हूँ। अब आप उसको कैसे कहेंगे कि नहीं, दूसरे के सामने आपको बताना है, तो आप कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट वे में कहेंगे ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। तो ये होता है नरेशन इन ग्रामर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अगला सवाल आता है कि व्हाट इज सिमिली। सिमिली क्या है? अ सिमिली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली क्या है? तो भाई सिमिली भी दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करने का एक सोर्स है, जिसमें कि लाइक और एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे समझिए, एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना ब्रेव है जैसे शेर की तरह वो ब्रेव है। तो शेर की तरह ब्रेव है कहने के लिए एज ब्रेव एज लायन, एज का यूज हुआ है। तो ये क्या है? ये शिमिली है। अगला है, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी। किसी स्टोरी का प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। एग्जाम्पल, द प्लॉट ऑफ द लास्ट लीफ रिवॉल्व्स अराउंड होप एंड सेक्रीफाइसेस। तो प्लॉट क्या होता है किसी भी स्टोरी में? एक इवेंट होता है और वो सीक्वेंस में होता है। जैसे कि एक लीजिए द लास्ट लीफ, ये क्लास 9 का एक चैप्टर है, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं, शू और एक का क्या नाम होता है, जो बहुत जानशी। जानशी और शू होती है, 2 फ्रेंड्स होती हैं। तो जानशी को कुछ वो वायरल फीवर हुआ रहता है और सू उसको बहुत इनकरेज करती है। ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है, एक होप एंड सैक्रिफाइस। वो एक लीफ के पीछे पड़ी रहती है कि वो लीफ गिरेगा और मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी इल है, बीमार है, तो उसको ऐसे-ऐसे बुरे ख़्याल दिल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर शू को कहीं न कहीं एक होप था कि मेरी फ्रेंड ठीक हो जाएगी, और जॉनशी को क्या था कि मैं सैक्रिफाइस करूँगी अपने लाइफ़ की। कुछ इस तरह का उनका सैक्रिफाइस दिखाया है उसमें। व्हाट इज़ रियलिज़्म इन लिटरेचर? लिटरेचर में रियलिज़्म क्या होता है? ओके, आंसर है रियलिज़्म प्रेजेंट्स लाइफ एज इट एक्चुअली इट विदाउट एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति इसको हिंदी में कहते हैं, ये भी एक लिटरेरी टर्म है, किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बोलना। यहाँ पे कह रहा है कि रियलिज़्म प्रेज़ेंट करता है लाइफ़ को एज़ इट एक्चुअल में। तो भई रियलिज़्म ज़िंदगी को एकदम एक्चुअल प्रेज़ेंट करता है, उसमें कोई भी दिखावा नहीं होता है, कोई एग्जैजरेशन नहीं होता है। जैसा आपका लाइफ़ है हूबहू उसी तरह प्रेज़ेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, दैट इज़ रियलिज़्म इन लिटरेचर। एग्जाम्पल में देखिए, आर के नारायणा की नॉवल डेपिक्ट डिक्शनरी इंडियन लाइफ, ठीक है, नॉवेल्स ऑफ आर के नारायणा डेपिक्ट ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ, कि भाई इंडियन की लाइफ कैसी है, एकदम ऑर्डिनरी है, सिंपल है, साधारण है। अब आते हैं, एक सवाल अगला बनता है ग्रामर से, है कि व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन में सडन से ये क्वेश्चन आते हैं, तो जिनको आता है वो भी कुछ देर के लिए स्टक हो जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक बार पढ़कर जाएँगे, तो चीज़ें आपके माइंड में रिमेन रहेगी, रिटेन रहेगी। आप लोग अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं, अपना 110% दे सकते हैं। क्लॉज़ क्या होता है? अ क्लॉज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है? आप लोग को सभी को पता है कि भई जो क्लॉज़ होता है उसमें एक तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा और एक वर्ब रहेगा ही रहेगा, वरना कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल है, शी वाज़ रीडिंग अ बुक। शी क्या है? सब्जेक्ट है। बुक क्या है? तो बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, और रीडिंग ये हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब रहना ही रहना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। एक और ईज़ी एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लें तो बताती हूँ। जैसे आई ईट, देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड है लेकिन ये कंप्लीट है। आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और ईट हो गया वर्ब। तो आप लोग देख सकते हो
कि क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए तभी वो क्लॉज बनेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन रोमांटिक पोएट्री? रोमांटिक पोएट्री में इमेजिनेशन क्या होता है ना? फैंटेसी क्या होता है? कल्पना क्या होता है? इमेजिन करना, ख्वाब क्या होता है? ये इसको पूछा है। आंसर है इमेजिनेशन अलाउज पोइट्स टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड क्रिएटिविटी फ्रीली। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इमेजिनेशन होता है वो पोइट को अलाउ करता है कि भैया तुम एक्सप्रेस करो इमोशंस को और क्रिएटिविटी को एकदम फ्री होकर के अपने इमोशंस को, अपने क्रिएटिविटी को क्या करो, इमेजिन करो और इमेजिन करके अच्छी सी पोएट्री लिख डालो। जैसे फॉर एग्जांपल में है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है, वर्ड्सवर्थ को तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने बहुत सारी पोएट्री इन्होंने लिखी है, जिसमें आपके टिंटन सैवे है, बहुत सारे और भी पोएम हैं वर्ड्सवर्थ के। मैं अगले वीडियो में मैंने बहुत सारे डिस्कस भी किए हैं। सेलिब्रेटिंग इमेजिनेटिव कनेक्शंस विथ नेचर, तो इनका जो पोएम होता है वो हमेशा से क्या होता है, नेचर से रिलेटेड होता है। और टू नाइटिंगेल है जो एक बुलबुल को पेड़ पे बैठा देखा तो उसी पर एक पोइट्री लिख दिया। मून को देखा तो टिंटन एवे लिख दिया। तो किस तरह से एक कवि की कल्पना होती है, वो कल्पना नहीं करेगा, इमेजिनेशन नहीं करेगा तो वो लिख ही नहीं पाएगा। तो जो पोइट्स की इमेजिनेशन होती है वो बहुत वास्ट, बहुत ह्यूज वे में होती है और उसी को वो अपने शब्दों से पिरो करके पोइट्री का रूप दे देता है, आकार दे देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन वन एक्ट प्ले? वन एक्ट प्ले क्या होता है आपको बताना है। अ वन एक्ट प्ले इज अ शॉर्ट ड्रामा विद अ सिंगल प्लॉट एंड लिमिटेड कैरेक्टर्स। देखिए, वन एक्ट प्ले क्या होता है, एक शॉर्ट ड्रामा होता है जिसमें सिंगल प्लॉट होता है एंड लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, कम गिने चुने कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि वन एक्ट प्ले है, छोटा मोटा ड्रामा है, ज़्यादा लोग रखकर उसमें करना क्या है। जैसे बिशॉप का कैंडल स्टिक्स, ये एक क्या है, वन एक्ट प्ले है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन एक्ट प्ले, तो आप लोग एग्जाम्पल में इसका यूज कर सकते हैं, द बिशॉप्स कैंडल स्टिक्स। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट इज आयरनी? आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है किसी को व्यंग करना, किसी पे ताना कसना। आयरनी इस कंट्रास्ट होता है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है, कहीं पर एक्सपेक्टेशन होती है तो कहीं पर रियलिटी होती है। जैसे एग्जांपल है, अ फायर स्टेशन कैचिंग फायर, बताइए, है ना, ये एक आयरनी है ना, कि फायर स्टेशन जो कि आग बुझाता है उसी में आग लग गई। तो क्या है ये एक विडंबना ही तो है, एक आयरनी ही तो है। इसी तरह की आयरनी होती है। नेक्स्ट, अब एक सवाल आया है, सटायर को डिफाइन करिए। व्हाट इज सटायर? सटायर क्या होता है? आंसर है, सटायर इज अ लिटरेरी टेक्निक। क्या है ये? एक लिटरेरी टेक्निक है यूज टू क्रिटिसाइज सोसाइटी थ्रू ह्यूमर और रिडिकुलस। और रिडिकुल कह रहा है कि ये एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं सोसाइटी को ह्यूमर के थ्रू या रिडिकुल, पहेली बुझा करके या हास्य वे में हंस करके समाज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल है गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये आपका जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसका एक मूवी भी बन के आया है, वो आप लोग देख ले, ओवरऑल आइडिया मिलेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एसे? अब जो एसे हम लोग लिखते हैं, तो एसे क्यों लिखते हैं? एसे लिखने का क्या पर्पस है? ये आपसे पूछ रहा है। क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको वर्णनात्मक लिखना ही पड़ेगा। उसमें आपको एग्ज़ाम्पल और डेफिनेशन और उसके साथ एग्ज़ाम्पल देकर के आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ, ये है, ऐसे है। तो एक एग्ज़ाम्पल तो ज़रूरी बनेगा और उसका डेफिनेशन बताना पड़ेगा। एन ऐसे एक्सप्रेस आइडिया, ओपिनियंस, आर्गुमेंट्स ऑन अ गिवन टॉपिक। तो ऐसे क्या होता है? ऐसे वो होता है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है कि इसका आइडिया क्या है, ओपिनियन क्या दे रहा है, आर्गुमेंट किस तरह का किया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि एग्जाम्पल में है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, एन ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें आइडिया है, ओपिनियन है, आर्गुमेंट है, ये सब चीज़ होना चाहिए। अगला है, राइट द पर्पस ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट।
न्यूज़पेपर रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है बताना है। द पर्पस ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज टू प्रेजेंट फैक्चुअल, एक्यूरेट, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट इन अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। तो रिपोर्ट कैसा होना चाहिए न्यूज़पेपर का? वही फैक्चुअल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। चूँकि रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने रिपोर्ट लिख दिया रोड एक्सीडेंट का, या आपने कुछ इस और अलग मैटर में भी लिखा है, तो कुछ उसमें गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो आपका अनबायस्ड होना चाहिए, वो आपका किसी भी तरह से बायसनेस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसका क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर दिखना चाहिए कि हाँ, क्या उसका मैनर था, क्या इसका उद्देश्य रहा है, ये जो रिपोर्ट राइटिंग लिखा गया है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा है, उद्देश्य क्या रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर साफ-सुथरी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन आर्गुमेंटेटिव एसे? एक ऐसे सिंपल हुआ और एक ऐसे है आर्गुमेंटेटिव। मेंशन वन की फीचर भी मेंशन करना है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है जिसमें कि आपको किसी टॉपिक पे बहस हो रही है, उसमें आर्गुमेंट चल रहा है, 2 टीम है, एक दूसरे के अपोजिशन में है, और उसमें आर्गुमेंट है। तो कैसा होना चाहिए? एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे प्रेजेंट अ क्लियर व्यू पॉइंट ऑन एन इशू एंड सपोर्ट इट विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस। तो लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, तर्क वितर्क जो होता है वो एकदम लॉजिक वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कुछ भी बोल दिए, क्योंकि वहाँ डिबेट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है। तो आर्गुमेंट ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके करना है, आपको अपने शब्दों से ऑथेंटिक चीज़ ही बोलनी है। लॉजिकल रीजनिंग और सत्य तथ्य देना है, उसका एविडेंस भी देना है। इसकी फीचर क्या है? परसुएशन थ्रू आर्गुमेंट। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट की फीचर क्या होता है किसी भी आर्गुमेंटेटिव का? आर्गुमेंट का सबसे मेन फीचर होता है परसुएशन करना, कि आप सामने वाले को अपने बात से ऐसा तर्क दीजिए कि वो आपके बात को परसू करेगा, आपके बात से एग्री करेगा कि हाँ भाई, ऐसा सही है, सच है, और ऐसा सही बोला जा रहा है। तो आप सामने वाले को एकदम परसू करेंगे, तो ये उसका सबसे मेन फीचर्स होता है। अपने शब्दों से किसी को जीत लेना, उनको राज़ी कर लेना, ये होता है किसी भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे का सबसे मेन फीचर। अगला है, बढ़िया सवाल आया है एकदम। डिफाइन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एन एग्जाम्पल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिफाइन करिए और एक एग्जाम्पल भी दीजिए। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, हजारों बार आप लोगों ने पढ़ा है, बस एक नज़र डालने की, वन लुक की नीड है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। कि वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ एकदम अग्री करे इन द नंबर एंड पर्सन। ठीक है, तो नंबर के बिहाफ में, पर्सन के बिहाफ में सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना होता है, दैट इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जैसे एग्जांपल में, शी राइट्स नीटली, वो एकदम साफ सुथरा लिखती है। कैसे लिखती है वो? साफ सुथरा लिखती है। यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और दोनों का एग्रीमेंट है, नीटली है ये एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि लिखने का क्वालिटी क्या है, कैसे लिखती है वो, साफ लिखती है, सुंदर लिखती है। ठीक है, वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है, नीटली वर्ड यहाँ एडवर्ब है। सवाल है, सिंबोलिज्म इज मेनली एसोसिएटेड विथ। सिंबोलिज्म किससे एसोसिएटेड है? आपके पास ऑप्शन है, रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शन बी है लेटर राइटिंग, ऑप्शन सी है पोइट्री राइटिंग, और ऑप्शन डी है नोटिसेस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, व्हाट इज कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच क्या होता है? आंसर है, अ कैरेक्टर स्केच इज अ ब्राइव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स। तो कैरेक्टर स्केच क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन होता है कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके ट्रेट्स के बारे में बताना होता है। कि वो ऐसा नहीं कि पूरा लेंदी सा लिखने लगे, पैसेज टाइप का नहीं। उसमें आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट चीज़ें लिखना होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, वो होता है कैरेक्टर स्केच। एग्जाम्पल है, स्वामी इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। जैसे कि स्वामी का कैरेक्टर हो गया, स्वामी का कैरेक्टर हो गया, और ये स्वामी किस में है? स्वामी एंड फ्रेंड्स में है। इज इनोसेंट एंड मिस्चीवियस। तो स्वामी का कैरेक्टर क्या है? एक तो इनोसेंट है और दूसरा है मिस्चीवियस, कि वो भाई सीधा साधा है, थोड़ा शरारती भी है। स्वामी एंड स्वामी फ्रेंड्स, ये एक नॉवल है, उसमें स्वामी का कैरेक्टर को यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है।
अगला है व्हाट इज़ द थीम इन लिटरेचर? बताइए कि लिटरेचर में थीम का क्या इम्पोर्टेंस होता है? थीम होता क्या है? तो लिटरेचर में थीम क्या होता है? आंसर है अ थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ अ लिटरेरी वर्क। ठीक है? थीम क्या होता है? सेंट्रल आइडिया देता है या फिर मैसेज देता है किसी लिटरेरी वर्क का। ठीक है? किसी नॉवल का, किसी प्ले का वो क्या बताता है? एक सेंट्रल आइडिया बताता है या एक मैसेज बताता है, वही थीम होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए द थीम ऑफ जस्टिस इज़ प्रोमिनेंट इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो शेक्सपियर का एक बहुत ही फ़ेमस वर्क है द मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसमें पोर्सिया होती है, एंटोनियो होता है, बेसानियो होता है। इस इस प्ले में थीम ऑफ जस्टिस बताया गया है। जब वो बोलता है कि तुम्हारे थाई का फ्लेश लगेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तब यहाँ पे जस्टिस दिखाया जाता है कि क्या होता है। पोर्शिया खुद वकील बन के आती है और वो इस चीज़ को अपने वैशानियों को वो ये करती है, डिफेंस करती है। एंटोनियो के बिहाफ में वो लड़ती है। इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्फेरेंस मीन्स, बताइए कि किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फेरेंस क्या होता है? ये किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है, ऐसा नहीं कि मैं इस सिर्फ़ इसी की बात नहीं कर रही हूँ। तो बताइए कि इन्फेरेंस मीन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिटरल मीनिंग, ऑप्शन बी है गेसिंग विदाउट टेक्स्ट एंड ऑप्शन सी है लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम टेक्स्ट एंड ऑप्शन डी है मेमोराइजिंग फैक्ट्स। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है? लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम टेक्स्ट। इन्फेरेंस का मतलब होता है किसी तरह का अनुमान लगाना कह सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या ही करते हैं लोग? अनुमान ही तो लगाते हैं कि अच्छा इसका ये हो सकता है मीनिंग, ऐसा। लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से हम लोग क्या करते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन को जो एकदम नियरेस्ट है, क्लोज़ है, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगला सवाल है किसी भी पैसेज की बात कर रही हूँ, टोन ऑफ अ पैसेज रेफर्स टू द, किसी भी पैसेज में टोन होता है, उसका टोन आप चाहिए कि राइटर का एटीट्यूड बताएगा, उसका थीम बताएगा, लेंथ ऑफ पैसेज बताएगा या वोकैब्युलरी का लेवल बताएगा। तो बताइए कि टोन ऑफ अ पैसेज का, किसी भी पैसेज का जो टोन होता है, वो क्या बताता है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द पैसेज, ऑप्शन बी है वोकैब्युलरी लेवल, ऑप्शन सी है राइटर्स का एटीट्यूड एंड ऑप्शन डी है थीम ओनली। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज राइटर्स एटीट्यूड। क्योंकि राइटर ही बता रहा होता है ना, तो उसी का तो एटीट्यूड देखना होता है। टोन राइटर का ही है। अगला सवाल है अ लेटर रिटन टू हाइलाइट पब्लिक इश्यूज। एक ऐसा लेटर लिखा गया है जिसमें हाईलाइट किया गया है पब्लिक के इशू को। अब आपको बताना है कि वो किस तरह का लेटर है। आपके ऑप्शन है पर्सनल लेटर, ऑप्शन बी है बिजनेस लेटर, ऑप्शन सी है लेटर टू द एडिटर और ऑप्शन डी है जॉब एप्लीकेशन। तो बताइए, लेटर है जिसमें हाईलाइट किया गया है पब्लिक इशू को। जनरली हम लोग जानते हैं कि जब हम पब्लिक इशू को दर्शाते हैं, जैसे हो गया कि रोड का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, एक्सीडेंट का इशू है, तो हम लोग किसको लिखते हैं? वो ना आपका पर्सनल लेटर होगा, ना ही बिज़नेस लेटर होगा, ना ही जॉब लेटर होगा। वो होगा लेटर टू द ऑडिट एडिटर, दैट इज़ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नॉट व्हिच इज़ नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। बताना है कि कौन-सा वो है ऑप्शन है जो फॉर्मल लेटर का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एड्रेस, ऑप्शन बी है सैल्यूटेशन, ऑप्शन सी है स्लैंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी है सिग्नेचर। ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस नोट को मत भूलिएगा, नोट को आप लोग कंसीडर करिए। और बोला है साथ ही साथ फॉर्मल लेटर की बात हो रही है, ठीक है? फॉर्मल लेटर याद रखिए। तो कह रहा है नॉट, ज़रूरी नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। एड्रेस तो होता ही है, तो एड्रेस आपका आंसर नहीं होगा। सैल्यूटेशन में फॉर्मल लेटर है हेलो सर, तो रिस्पेक्टेड सर होता ही है। सिग्नेचर होता ही है। क्या नहीं होता है? स्लैंग वर्ड्स नहीं होते हैं फॉर्मल लेटर में। स्लैंग वर्ड्स क्या होता है? जैसे आपने लिख दिया, यू कहीं लिखना है तो आपने यू की जगह ऐसा वाला यू लिख दिया, तो ये है होता है स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है? कहीं पे अगर आपको ऑफ़िशियल लेटर है, तो इस तरह के शब्दों का आप यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ स्लैंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है
फॉर्मल लेटर में। हाँ, इनफॉर्मल लेटर में आप ये चला सकते हैं, जहाँ अपने दोस्त को, भाई, बंधु को, किसी को लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं। जनरली दोस्तों के लिए ही स्लैंग लेटर्स होता है, स्लैंग लैंग्वेज होता है। अब आया है प्रेस रिलीज़। प्रेस रिलीज़ इज़ मेनली यूज्ड बाय, ठीक है? तो प्रेस रिलीज़ जो होता है किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी है मीडिया हाउसेस, ऑप्शन सी है ऑर्गनाइजेशंस एंड ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स। तो बताना है कि प्रेस रिलीज़ किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं? तो वो आपका ना ही इंडिविजुअल होगा, ना ही मीडिया होगा और ना ही स्टूडेंट होगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेस रिलीज इशू किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, एनालिटिकल राइटिंग से देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके। ये एकदम सिलेबस बेस्ड है, कोई डाउट नहीं है, ऑथेंटिक है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे मेनली एम्स टू, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का मेनली एम क्या होता है, पर्पस क्या होता है? ऑप्शन है डिस्क्राइब सीनरी, ऑप्शन बी है नरेट अ स्टोरी, ऑप्शन सी है प्रूव अ पॉइंट एंड ऑप्शन डी है एंटरटेन रीडर्स। आपका डिस्क्राइब सीनरी को डिस्क्राइब नहीं करना होता है, आर्गुमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है? नरेट नहीं करना है, लगे नहीं कहानी कथा सुनाने, और ना ही आप किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए ये ऐसे लिख रहे हैं। चूंकि आर्गुमेंट है तो प्रूव अ पॉइंट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रूव अ पॉइंट, पॉइंट को प्रूव करना है कि आपके पास तर्क वितर्क क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच राइटिंग फॉर्म एक्सप्रेस पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा राइटिंग वो होता है जिसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, एनालिटिकल ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे, ऑप्शन सी है डिबेट और ऑप्शन डी है रिपोर्ट ऐसे। तो किस तरह के ऐसे में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव ऐसे, दैट इज ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, रिफ्लेक्टिव ऐसे में आप अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस को आप उसमें शो अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिबेट राइटिंग फोकसेस ऑन। डिबेट राइटिंग किस पर फोकस करता है? आपके ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है इमेजिनेशन, ऑप्शन सी है लॉजिकल रीजनिंग और ऑप्शन डी है स्टोरी टेलिंग। आपको बताना है जब डिबेट हो रहा है, डिबेट राइटिंग हो रही है, तो वो मोस्टली किस पर फोकस करेगा? आपका आंसर है लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करेगा। वो किस पर फोकस करेगा? दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजंक्शन। ग्रामर से रिलेटेड सवाल है। कंजंक्शन इनमें से कौन है बताना है। आपके ऑप्शन है क्विकली, ऑप्शन बी है बिकॉज, ऑप्शन सी है ब्यूटीफुल एंड ऑप्शन डी है रन। तो पता है आप सभी को, आप लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ रखा है। क्विकली एडवर्ब होता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, रन वर्ब होता है। यहाँ कंजंक्शन पूछा है, ओनली वन ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी बिकॉज। ऑप्शन बी बिकॉज विल बी योर करेक्ट आंसर। कंजंक्शन बिकॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपके ऑप्शन है सेम टेंस, ऑप्शन बी है सेम मीनिंग, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट मैचेज वर्ब इन नंबर एंड ऑप्शन डी है करेक्ट पंक्चुएशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, सब्जेक्ट मैचेज वर्ब इन नंबर। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सेम टोन नहीं होगा, टेंस नहीं होगा, सेम मीनिंग नहीं होना है, करेक्ट पंक्चुएशन का कोई मतलब नहीं है इसमें। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन। आंसर नहीं देखिएगा आप लोग, पैसिव वॉइस मेनली किस पर फोकस करता है? ऑप्शन है सब्जेक्ट पर, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है एक्शन एंड ऑप्शन डी है टेंस। तो पैसिव वॉइस किस पर फोकस करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एक्शन पे करता है कि एक्शन कैसा हो रहा है। बाकी सभी को पता है कि जब एक्टिव से पैसिव बनता है तो वर्ब टेंस खुद ही किस तरह से चेंज होता है। मेनली एक्शन पे फोकस किया जाता है। अगला सवाल है रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस। ऑप्शंस आर वोकेबलरी ओनली, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी टेंस एंड प्रोनाउंस एंड ऑप्शन डी वॉइस ओनली। आपको बताना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है
वो कैसे किस किस चीज़ में चेंज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंस एंड प्रोनाउंस को चेंज करता है। जैसे आई सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो अब अगला इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? कोई और बताएगा? तो शी इज़ गोइंग टू मार्केट ऐसे हो जाएगा। सीता सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है? तो सीता सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, सीता सेड शी इज़ गोइंग टू मार्केट, तो टेंस बदल गया और प्रोनाउन बदल गया, आई की जगह में शी हो गया है। एन एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज एज, एडजेक्टिव क्लॉज किसको मॉडिफाई करता है? ऑप्शन है वर्ब, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है नाउन एंड ऑप्शन डी है प्रोनाउन ओनली। एडजेक्टिव क्लॉज किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मॉडिफाई करता है। एरर डिडक्शन है क्रिएटिव राइटिंग में, बताइए एरर डिडक्शन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग, ऑप्शन बी है प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन सी है कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑप्शन डी है डिबेट। बताइए एरर डिटेक्शन किससे रिलेटेड है? आपका आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज प्रूफ रीडिंग। ये प्रूफ रीडिंग क्या होता है? किसी भी किसी भी दस्तावेज को कहिए, किसी भी कागज को, डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप से व्याकरण के सारे चीज़ को चेक करने के लिए, चाहे उसमें आपका हो जाएगा स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, पंक्चुएशन हो गया, फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स हो गया, तो ये सब बिफोर अ डॉक्यूमेंट इज़ फाइनलाइज, किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के लिए हम लोग प्रूफ रीडिंग का यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन में। नेक्स्ट है लिटरेचर से है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू, तो विलियम शेक्सपियर किससे बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन है रोमांटिक एज, ऑप्शन बी है विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी है एलिजाबेथन एज एंड ऑप्शन डी है मॉडर्न एज। आप लोग जरूर मन में इस बात को रखिए कि जब भी लिटरेचर की बात होगी विलियम शेक्सपियर से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि गोल्डन एज से रिलेटेड है। विलियम शेक्सपियर ड्रामा के फील्ड में उसको फादर ऑफ ड्रामा कहा जाता है शेक्सपियर को, तो इनसे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। कभी इसके ग्लोब थिएटर के बारे में पूछ लिया जाएगा, कभी आपको इसके जो रोमांटिक वर्क्स हैं, ट्रेजेडी हैं, उन सब के बारे में पूछ लिया जाएगा। यहाँ आपको एज पूछ लिया गया है कि किस एज से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है रोमांटिक एज, ऑप्शन बी है विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी है एलिजाबेथन एज एंड ऑप्शन डी है मॉडर्न एज। तो सबको पता है कि ये एलिजाबेथन एज से रिलेटेड है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिरिकल बैलेट से एक सवाल निकल करके आया है जो कि बहुत ही अच्छा है। लिरिकल बैलेट को रोमांटिक एज का शुरुआती माना जाता है और ये 1798 में लिखा गया था लिरिकल बैलेट। इसी के समय से आपको रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज के द्वारा लिखा गया है ये। इसमें प्लेस जो जितने भी सारे वर्क हैं दोनों का कोलैबोरेशन है। सो कह रहा है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वाज रिटन बाय। अच्छा, लिरिकल बैलेट का प्रीफेस किसने लिखा है, मतलब उसका स्वागत करता कौन है, किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है कॉलेरिज, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है सेले और ऑप्शन डी है किट्स। तो इसका जो है प्रीफेस किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लिरिकल बैलेट का प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चार्ल्स डिकेंस इज एसोसिएटेड विथ, तो चार्ल्स डिकेंस किससे एसोसिएटेड है, संबंधित है? आपके ऑप्शन है रोमांटिक एज, ऑप्शन बी है विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी है मॉडर्न एज एंड ऑप्शन डी है जेकोबियन एज। आपको बताना है चार्ल्स डिकेंस किससे एसोसिएटेड है। तो ना आंसर रोमांटिक एज से ये रिलेटेड नहीं है, ना ही मॉडर्न एज 19th सेंचुरी से रिलेटेड है, ना जेकोबियन एज से। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस जो कि आपके एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक रहे हैं। वाइडली रिगार्डिंग एज द ग्रेटेस्ट नॉवल में इनको कंसीडर किया जाता है विक्टोरियन एरा के। और इनका बहुत ही फेमस वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और एक वर्क और है क्रिसमस क्रिसमस कैरोल करके एक वर्क है इनका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन है चार्ल्स डिकेंस के बारे में, ये विक्टोरियन एज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जॉर्ज ऑवरवेल, जॉर्ज ऑवरवेल इज, ऑप्शंस आर रोमांटिक राइटर,
ऑप्शन बी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, ऑप्शन सी मॉडर्न राइटर एंड ऑप्शन डी एलिजाबेथन पोइट। तो ये ऑप्शन सी मॉडर्न राइटर में कंसीडर होते हैं जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 मालगुडी डेज। मालगुडी डेज इज रिटन बाय, देखिए आपकी इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन लिटरेचर से आपके आर के नारायणा हैं, राजा राव हैं, मुल्कराज आनंद जी हैं, विक्रम सेठ हैं, अनीता देसाई हैं, तोरू दत्ता, अमिताभ घोष, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मालगुडी डेज इज रिटन बाय किन के द्वारा लिखा गया है, मैंने बताया है आपको, फिर भी आप लोग यहाँ ऑप्शंस में देखिए। मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी है आर के नारायणा, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। इसका आंसर आप लोग भी करिए। मैंने कई वीडियोज़ में इनके बारे में बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायणा। मालगुडी डेज आर के नारायणा की सबसे फेमस वर्क में से एक है और ये साउथ इंडिया में आपका ये किया गया है, कंपोज किया गया है, या कहिए फिल्माया गया है, बनाया गया है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग वॉज रिटन बाई, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, देखिए गॉड क्या है, स्मॉल थिंग है। इतनी बड़ी बात कहने वाली और लिखने वाले आपको बताने हैं कि इनमें से कौन है। ऑप्शन से अनीता देसाई, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है किरण देसाई एंड ऑप्शन डी है झुम्पा लहरी। तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स ये ना ही अनीता देसाई जी ने लिखा है, ना किरण देसाई जी ने, ना ही झुम्पा लहरी ने। ये लिखा है अरुंधति रॉय जी ने और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है अरुंधति रॉय जी को। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 मुल्कराज आनंद नॉन एज, मुल्कराज आनंद को क्यों जाना जाता है, किस तरह से जाना जाता है। ऑप्शन है फैंटेसी नॉवल, ऑप्शन बी है सोशल रियलिज्म, ऑप्शन सी है रोमांटिक पोइट्री और ऑप्शन डी है ड्रामा। आप लोगों को बताना है कि मुल्कराज आनंद को किस चीज़ के लिए जाना जाता है। इसमें ना तो आपका ऑप्शन ए फैंटेसी होगा, ना ही रोमांटिक है और ना ही ड्रामा। ड्रामा के लिए शेक्सपियर है, रोमांटिक पोइट्री शेक्सपियर ने बहुत सारे रोमांटिक पोइट्री भी लिखे हैं, लेकिन मुल्कराज आनंद को ज़्यादातर सोशल रियलिज़म के लिए जाना जाता है। ये एक सोशलिस्ट के तौर पे थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम भी किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड वाज़ रिटन बाय, ये एक पोएट्री है, ठीक है? ये एक पोएट्री है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड वाज़ रिटन बाय, आपके ऑप्शन है पेब्लो नेरूडा, ऑप्शन बी है चिनुआ अचबे, ऑप्शन सी है गैब्रियल गार्सिया मार्कीज और ऑप्शन डी है खालिद हुसैनी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ गैब्रियल गार्सिया मार्कीज। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ये कीवर्ड है, आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा। चिनुआ अचबे, चिनुआ अचबे इज एसोसिएटेड विथ, बताइए कि चिनुआ अचबे कहाँ से एसोसिएटेड हैं। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है चिले और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो चिनुआ अचबे एसोसिएटेड विद नाइजीरिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, नाइजीरिया। अगला सवाल है द काइट रनर इज रिटन बाय, तो अब ये जो आ गया है द काइट रनर इज रिटन बाय, आपके ऑप्शन है हुसैनी, ऑप्शन बी है आचबे, ऑप्शन सी है नेरूडा, ऑप्शन डी है मार्किस। आपको बताना है कि द काइट रनर इज रिटन बाय किसने लिखा है इसको। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो ना आचबे होगा, ना पाब्लो नेरूडा जी और ना ही मार्केज हैं। ये आपके हुसैनी जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। अगला सवाल है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से है, क्लोज रीडिंग एसोसिएटेड विथ, बताइए कि क्लोज रीडिंग किससे एसोसिएटेड है। मार्क्सिज्म, ऑप्शन बी है न्यू क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी है फेमिनिज्म एंड ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरलिज्म। तो क्लोज रीडिंग जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ना मार्क्सिज्म होगा, ना फेमिनिज्म होगा और ना ही स्ट्रक्चरलिज्म होगा, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है फेमिनिस्ट से है, बढ़िया सवाल है। देखिए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मेनली फोकसेस ऑन, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मेनली किस पर फोकस करती हैं। ऑप्शन है क्लास स्ट्रगल, ऑप्शन बी है लैंग्वेज स्ट्रगल, ऑप्शन सी है जेंडर इशूज एंड ऑप्शन डी है रीडर रिस्पॉन्स। तो जो फेमिनिस्ट वर्ड से ही पता चलता है ना, हमेशा से ये जेंडर इशूज को फेस करती रही हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जब भी बात नारीवादी की आए, महिलाओं की आए, हमेशा ही उनको जेंडर का ये सामना करना ही पड़ा है। आज भी समाज में इस तरह की प्रथाएं चल ही रही है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
अगला सवाल है कि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म डील्स विथ पोस्ट कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियल क्रिटिसिज्म डील्स विथ आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है कॉलोनाइजर कॉलोनाइज्ड रिलेशनशिप, ऑप्शन सी है फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑप्शन डी है ग्रामर। तो पोस्ट कॉलोनियल किससे संबंधित है, किस चीज़ को डील करता है? आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, दैट इज colonizer colonized relationship. Option B will be your correct answer. Option B. Question number 28 कह रहा है structuralism studies literature as a options are moral lesson, option B है historical document, option C है system of science and option D है author's biography. स्ट्रक्चरलिज्म का अध्ययन है वो किस तरह से है लिटरेचर में, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा सिस्टम ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मॉडर्निज्म इम्फेसाइजेस, मॉडर्निज्म किसको इम्फेसाइज करता है? ऑप्शन है ट्रेडिशन ओनली, ऑप्शन बी है सर्टनिटी, ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्शन डी है मोरल टीचिंग। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। मॉडर्निज्म इम्फेसाइज करता है किसको? एक्सपेरिमेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 30 है रोमांटिसिज्म स्ट्रेसेस ऑन, तो रोमांटिसिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है? रूल्स, ऑप्शन बी है रीजन, ऑप्शन सी है इमोशन एंड इमेजिनेशन, ऑप्शन डी है सोशल रियलिज्म। रोमांटिसिज्म रिलेटेड टू इमोशनल और इमोशंस एंड इमेजिनेशन, ऑप्शन बी सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब हम लोग लिटरेचर में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं 40 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव करेंगे। सिंबोलिज्म इज मेनली एसोसिएटेड विथ, सिंबोलिज्म किससे एसोसिएटेड है? आपके पास ऑप्शन है रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शन बी है लेटर राइटिंग, ऑप्शन सी है पोइट्री एंड ऑप्शन डी है नोटिसेस। सो एज वी नो दैट सभी को पता है कि जो भाई सिंबोलिज्म है वो किससे एसोसिएटेड होता है? पोइट्री से। पोइट्री में सिंबोलिज्म का यूज होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है ए है बिकॉज, ऑप्शन बी है ऑल्दो, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है अनलेस। तो कोऑर्डिनेटिंग बोल रहा है ना, कनेक्ट कैसे करेंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड के साथ जुड़ेगा, राम एंड श्याम, इस तरह से, ऑप्शन सी। अगला है आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है रनिंग फास्ट, ऑप्शन बी है वेरी स्लोली, ऑप्शन सी है दैट इज ऑनेस्ट एंड ऑप्शन डी है इन द रूम। तो इन फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट ही इज ऑनेस्ट। ये क्या है? नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट रहेगा तो ही होना चाहिए। नेक्स्ट है एडिटिंग इन्वॉल्व्स, एक वर्ड दे दिया गया है, आपको बताना है इसके आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है राइटिंग अफ्रेश, ऑप्शन बी है रिमूविंग एरर्स, ऑप्शन सी है एडिंग इमेजिनेशन एंड ऑप्शन डी है चेंजिंग थीम। तो एडिटिंग इन्वॉल्व में क्या हो जाएगा? रिमूविंग एरर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट फॉर आर्ट सेक किसके द्वारा बोला गया है? रिलेटेड टू और रिलेट्स टू आर्ट फॉर आर्ट सेक, है ना। ऑप्शन से रियलिज्म, ऑप्शन है एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन सी है मार्क्सिज्म एंड ऑप्शन डी है फेमिनिज्म। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक एस्थेटिज्म से रिलेटेड है, एस्थेटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलिज्म फोकसेस ऑन फैंटेसी, ऑप्शन बी है आइडियल वर्ड, ऑप्शन सी है रियल लाइफ, ऑप्शन डी है मिथ। भाई रियलिज्म की बात हो रही है तो वो रियल लाइफ से ही कनेक्ट रहेगा ना, किससे संबंधित है? रियल लाइफ को फोकस करता है। अगला है रोमांटिसिज्म इम्फेसिस, ऑप्शन आर रूल्स, ऑप्शन बी रीजन, ऑप्शन सी इमेजिनेशन, ऑप्शन डी डिसिप्लिन। सो रोमांटिसिज्म इम्फेसाइज करता है इमेजिनेशन को, जैसे कि वर्ड्सवर्थ के बहुत से पोइट्री में हम देखते हैं पोइट्स को ये
अलाउ है कि आप लोग भाई इमेजिनेशन को कोट कर सकते हो, क्योंकि वही लोग होते हैं जो इमेजिनेशन के ज़रिए ही पोएट्री लिखते हैं। अगला सवाल है, विक्टोरियन लिटरेचर इज़ मार्क्ड बाय। विक्टोरियन लिटरेचर की बात हो रही है ना, टेनिसन के टाइम की बात हो रही है। ऑप्शन है फैंटेसी, ऑप्शन बी है मोरल सीरियसनेस, ऑप्शन सी है एब्सर्डिटी एंड ऑप्शन डी है फ्रेगमेंटेशन। मोरल लिटरेचर किसको मार्क करता है? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज मोरल सीरियसनेस को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथारसिस का क्या मीन्स होता है? कैथारसिस, कैथारसिस मीन्स परगेशन और ऑफ पिटी एंड फेयर। ठीक है, ऑप्शन है मोरल लेशन, ऑप्शन बी है इमेजिनेशन, ऑप्शन सी है परगेशन ऑफ पिटी एंड फेयर एंड ऑप्शन डी है प्लेजर। तो कैथारसिस क्या करता है? जो एक बहुत ही ट्रेजिडी वाले मूवी से जब हीरो मर गया है, सभी लोग रो रहे हैं, तो रीडर को क्या करता है, एक इमोशनल रिलीफ देता है। ठीक है, फिर दिखाता है हीरो जिंदा हो गया, कुछ इस तरह से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोज रीडिंग इन द की मेथड। क्लोज रीडिंग इज द की मेथड ऑफ, आपके ऑप्शन है मार्क्सिज्म, ऑप्शन बी है न्यू क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी है फेमिनिज्म एंड ऑप्शन डी है रीडर रिस्पॉन्स। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, न्यू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट colonial criticism studies the impact of. Options are industrialization, option B colonialism, option C modernism, option D modernism, romanticism। तो बताना है कि जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज colonialism। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है स्ट्रक्चरलिज्म व्यूज लिटरेचर एज अ। स्ट्रक्चरलिज्म के व्यूज से बताइए लिटरेचर कैसा है। ऑप्शन है मोरल टेक्स्ट, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ साइंस एंड ऑप्शन डी पर्सनल एक्सप्रेशन। सो हियर योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सिस्टम ऑफ साइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है प्रीपोजिशन कौन है। फर्स्ट है क्विकली, बी है अंडर, सी है हैप्पी, डी है स्पीक। प्रीपोजिशन की बात कह रहा है, क्विकली क्या है? क्विकली एडवर्ब है, एडवर्ब है। हैप्पी क्या है? हैप्पी, सैड, ये सब एडजेक्टिव है। स्पीक क्या है भाई? वर्ब है। क्या बच गया? अंडर। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, अंडर। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म फोकस ऑन। मार्क्सिस्ट का जो क्रिटिसिज्म है किस पर फोकस करता है? आपके ऑप्शन है जेंडर, ऑप्शन बी है लैंग्वेज, ऑप्शन सी है क्लास स्ट्रगल एंड ऑप्शन डी है रीडर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा, क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिस्ट में दिखाता है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट दो ही होता है, मिडिल क्लास नहीं होता है मार्क्सिस्ट के टाइम पे। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मेनली डील विद, फेमिनिस्ट की जब भी बात आती है तो किस पर वो मेनली डील करता है? आपके ऑप्शंस हैं इकोनॉमी पर, बी है पेट्रियार्की पर, सी है स्ट्रक्चर और डी है स्टाइल। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बोल रहा है, ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म किस पर फोकस करता है? ये जो नारीवाद है ये किसकी आलोचना करता है, किस पर तर्क वितर्क करता है? पेट्रियार्की पर करता है। पेट्रियार्की क्या है? पितृसत्तात्मक सत्ता पर ये इनका क्रिटिसिज्म चलता है। क्योंकि हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज पेट्रियार्की है, यहाँ पर पुरुष प्रधान देश है, यहाँ महिलाओं की कोई कद्र नहीं होती, ऐसा हमारे विचारकों का मानना है, जिस पर ये समाज चल रहा है। अगला सवाल है, बेन जॉनसन बिलोंग टू द। ऑप्शन आर रोमांटिक एज, ऑप्शन बी जैकोबियन एज, ऑप्शन सी विक्टोरियन एज एंड ऑप्शन डी मॉडर्न एज। सो सब लोग जानते हैं कि बेन जॉनसन किन के टाइम पे बिलोंग करते थे? ये जैकोबियन एज में बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज जैकोबियन एज। अगला सवाल है, जॉन रस्किन, बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं जॉन रस्किन, इज एसोसिएटेड विथ रोमांटिक एज, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। तो रस्किन बॉन्ड किससे संबंधित रहे हैं? ये विक्टोरियन क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड रहे हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? आंसर है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दो चीज़ मेनली होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तभी वो क्लॉज कहलाएगा। जैसे सी वॉज रीडिंग अ बुक, तो सी
क्या कर रही है? बुक रीडिंग कर रही है। सी और रीडिंग यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।